आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ना मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ और ये सबके लिए ज़रूरी है, चाहे आप फर्स्ट टाइमर हो इस चैनल के ऊपर, चाहे आप रिपीटर हो। अगर आप बार बार यही अनाउंसमेंट सुन रहे हो तो दोबारा सुनने की कोशिश करना, क्योंकि ये बात आपके दिल और दिमाग की गहराई तक जानी चाहिए। ठीक है, देखो चैनल के ऊपर ना आपको मंथली कंपाइलेशंस इनसाइट की भी मिलेगी और विजन की भी मिलेगी। मैंने क्या नोटिस किया ना, विजन की और इनसाइट की दोनों ही कंपाइलेशन में स्टार्टिंग की 1-2 वीडियोस के ऊपर ना व्यूज़ में काउंट नहीं करता। मेरे पास जो आपका यूट्यूब वो स्टूडियो होता है ना, उसके अंदर मिनट्स आ जाते हैं, कौन सी वीडियो कितने मिनट तक देखी गई थी। व्यूज़ इतना मैटर नहीं करता कितने मिनट तक वो देखी गई है, तो उससे मैं अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि स्टार्टिंग की वीडियोज़ को ना आप लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हो, लेकिन बाद की वीडियोज़ को आप लोग रेगुलरली देख नहीं पा रहे हो। बस यही डिफरेंस आता है। ठीक है, जो लोग एग्ज़ाम क्लियर कर जाते हैं और जिनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता, यही होता है वो पॉइंट कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का। ठीक है, देखो मिस मत करो स्टार्टिंग की। विजन इनसाइट वाली जो है ना, वो डेली न्यूज़ जो आया करते थे उसी का सेम टू सेम होता है इनसाइट में। तो विजन में बिल्कुल डिफरेंट आता है। विजन डेली की न्यूज़ अलग देता है, बिल्कुल शॉर्ट में देता है, और मंथली कंपाइलेशन को बहुत डीपली एक्सप्लेन करता है। विजन को तो आप एनी हाउ मिस बिल्कुल भी मत करो। और इनसाइट का ऐसा होता है, जिन्होंने डेली न्यूज़ फॉलो कर ली थी वो ये सोच रहे हैं कि मेरा तो हो गया है, नहीं हो पाएगा। ठीक है, मंथली में उसको रिवाइज़ करो। एग्जैक्टली सेम वीडियो आएगी, थोड़ा फास्ट स्पीड में देखो उसको और उसका रिवीजन करते रहो। इनको देखो यार, इनको शेयर आप लोग नहीं कर रहे हो, कोई इतना मैटर नहीं करेगा, लेकिन ये वीडियो आपको देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली जो लोग रेगुलर फॉलोअर्स हैं। ठीक है, ध्यान रहे कि आपने पूरी की पूरी जो डेली न्यूज़ देखी थी उसका पूरा कंपाइलेशन आप देख चुके हो। अभी देखना, जो जून की जो आएगी ना इनसाइट की मंथली कंपाइलेशन, वो और भी अच्छी आएगी। ठीक है, और विजन की भी जो मई की आएगी, वो आई थिंक 15 या 16 तारीख को वो लोग अपलोड करेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो उसको मैं और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। पिछली वाली भी मैंने बहुत डीपली एक्सप्लेन की थी, इस वाले को और भी ज़्यादा उसमें एड ऑन करके लेके आऊँगा। एक वीडियो इसकी मैं शेयर की और लाइक की और कमेंट की रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वो ये वाली है। आप लोगों में से कुछ ने उसको देख लिया होगा, कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा। बता देता हूँ, इसके अंदर मैंने 40 डिफरेंट यूपीएससी टॉपर्स की स्ट्रैटेजीज़ को देख करके, ठीक है, सबकी मैंने स्ट्रैटेजी को देखा था और उसके बाद मैंने इस वीडियो को बनाया है। मैंने देखा था कि वो लोग शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, मैंने आपको दिखाया है वीडियो के अंदर सैम्पल, न्यूज़पेपर से नोट्स कैसे बनाने हैं। मैंने आपको ये भी दिखाया है कि मंथली कंपाइलेशन होती है, उसमें से नोट्स कैसे बनाने हैं, डेली न्यूज़ में से कैसे नोट्स बनाने हैं। प्लस में आपको, अगर आपके पास आंसर राइटिंग आप करें तो मैंने 17 पॉइंटर्स की एक स्क्रीनशॉट आपको दिखाया था। जब आप आंसर राइटिंग करें तो आप वो सब ध्यान में रखो, वर्ड लिमिट वगैरह हो गया, डायग्राम हो गया, फैक्ट्स यूज़ किए नहीं किए, मैप यूज़ किया नहीं किया, कोई पॉइंट रिपीट तो नहीं हो रहा है। वो पूरी की पूरी लिस्ट आप अपने टेबल के ऊपर काट के लगा सकते हो, प्रिंट करके। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन की हुई हैं। इस वीडियो को ज़रूर देखो। इस वीडियो की जो लिंक है ना, वो हर एक नई, जब से वीडियो अपलोड हुई है उसके बाद जितनी भी वीडियो आई हैं, सबके डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक है। इसको शेयर करवा देना यार, इस पर लाइक्स वगैरह भी करवा देना, क्योंकि लाइक्स से ना वीडियोज़ की रैंकिंग ऊपर नीचे मैटर करती है। बाकी ये कंपाइलेशन वगैरह में आप शेयर कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कमेंट की रिक्वेस्ट इसलिए रहती है, कमेंट से ना एक 2 वे कम्युनिकेशन मेंटेन रहता है, तो मेरे को कमेंट की डिमांड इसलिए होती है। अदरवाइज़ चैनल के सब्सक्रिप्शन पे कितने आ रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, मेरी डिमांड 20 लोगों की थी, बहुत ज़्यादा आ चुके हैं उससे, मतलब कितने मल्टीपल टाइम्स आके मैं बता भी नहीं सकता। तो मैं सब्सक्राइबर के लिए बिल्कुल भी नहीं भाग रहा हूँ, मैं सिर्फ कुछ वीडियोज़ के लाइक्स के लिए भाग रहा हूँ, इस पर्टिकुलर एक वीडियो के लाइक के लिए। ठीक है, और इनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जो डेली वाले हो, जो कर रहे हो, इनको आप प्लीज़ मिस मत करना, गलती से भी मिस मत करना। ठीक है, ओके। 10th जून की न्यूज़ को स्टार्ट करने से पहले हम लोग 2 दिन का रिवीजन करते हैं। तो 8 जून का पहले देख लेते हैं, फिर 9 जून का देखेंगे, फिर हम 10th का पूरा डीप में समझने की कोशिश करेंगे। प्रीलिम्स कम्स मेन के अंदर 8 जून को हमारी न्यूज़ आई थी, व्हाट आर सोशल बबल्स। देखो, न्यूजीलैंड लेटेस्ट कंट्री बना है कोरोना वायरस फ्री बनने वाला। इससे पहले कई कंट्रीज़ और भी बन चुके हैं, एक फिजी करके है, एक आई थिंक तंजानिया भी करके है। तो सोशल बबल्स न्यूजीलैंड ने कैसे यूज़ किया था? सोशल बबल्स में क्या होता है कि आप अपने बिल्कुल इमीडिएट नेबर या फिर किसी फ्रेंड या फिर किसी रिलेटिव के साथ एक सर्कल बना लेते हो, आप उनको अपनी फैमिली का पार्ट कंसिडर करते हो। अगर आप लोग आपस में बिना किसी प्रिकॉशन के इंटरेक्ट करते हो, अगर आप में से किसी एक को भी अगर वायरस हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो आप सारे के सारे उस पर्टिकुलर ग्रुप को, उस पूरे बबल को, जो आपके रिलेटिव थे, जिसका भी आपने सोशल बबल बनाया था, आप पूरे को आइसोलेट कर लेते हो, क्वारंटीन कर लेते हो। ये मेथड न्यूजीलैंड ने फॉलो किया था। नेक्स्ट आता है हमारा कोऑपरेटिव सिक्योरिटी इन पर्शियन गल्फ लिटोरल। लिटोरल मैंने आपको बताया था कि वो एरियाज़ होते हैं जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं ना, उनको बोलते हैं। तो बोलते हैं पर्शियन गल्फ जो एरिया है, पर्शियन गल्फ, इसको नाम किसने दिया था? यूनाइटेड नेशंस ने इसको नाम दिया था। 1970s के बाद ये पर्शियन गल्फ का जो एरिया ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। ठीक है, इनके अंदर कोऑपरेटिव सिक्योरिटी, यानी कि किस तरीके से कंट्रीज़ आपस में कोऑपरेट करें ताकि इनकी सिक्योरिटी मेंटेन रहे। ठीक है, इंडिया वहाँ से कितना ऑयल इंपोर्ट करता है। ठीक है, पर्शियन गल्फ के थोड़ा सा वेस्ट में जाते हैं तो वहाँ आपको स्यूज़ कैनाल बहुत इंपॉर्टेंट पड़ती है। पर्शियन गल्फ के अंदर स्टेट ऑफ हॉर्मुज आता है हमारा। ठीक है, इंडिया का 42% ऑयल इंपोर्ट यहाँ से होता है। प्लस में और भी बहुत सारे फैक्टर हम लोगों ने इसमें डिस्कस किए थे। इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड की बात करते तो इंडिया ने इसमें, गवर्नमेंट ने इसमें एक ऑर्डिनेंस पास करके छूट दे दी है कुछ। ठीक है, 21 अक्टूबर तक की और 25 मार्च के बाद तक का टाइम जो दिया हुआ है।
बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी के अंदर यही होता है कि कोई कंपनी वगैरह लोन लेती है, वो पे कर नहीं पाती है। अब बैंक को ये डिसाइड करना होता है कि भैया इनकी कंपनी को बेच कर पैसा वसूलें या फिर कोई ट्रिब्यूनल सेट करें या फिर कुछ माफ़ी करें। ये सारा का सारा प्रोसीजर कोड इसके अंदर होता है। एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो 180 रैंक्स के अंदर इंडिया की जो रैंक आई है अभी रिसेंट रैंक, वो 168 आई है, ठीक है। और ये साल में 2 बार होता है, बाईएनियल होता है, यानी कि साल में 2 बार होने वाला है। इसका 12th एडिशन अभी आया था, ठीक है। इंडिया के पीछे जस्ट 12 कंट्रीज़ हो रहे हैं क्योंकि 168 रैंक है और टोटल 180 होता ही है। 6th मास एक्सटिंक्शन की अगर हम लोग बात करें तो 5 मास एक्सटिंक्शंस ऑलरेडी हो चुके हैं, 6th अभी चल रहा है। मास एक्सटिंक्शन में क्या होता है कि पूरी की पूरी स्पीशीज़ डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस बार ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एनवायरनमेंट बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है। करंटली काफ़ी टाइम से चल रहा है ये, और हम लोगों की जो एक्सटिंक्शन होगी उसमें ह्यूमन स्पीशीज़ का बिल्कुल एंड हो जाएगा, ये इसमें बता रखा है। असम की गैस लीक की जो इन्फॉर्मेशन है 27 मई को ये हुआ था, और तब से गैस लीक हो रही थी, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने 3 सिंगापुर से इंडिविजुअल्स को बुलाया था इसकी पूरी चेकिंग करने के लिए। अभी जब मैं न्यूज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ 10 जून की नाइट को, तो यहाँ पर आग लग चुकी है, ठीक है, काफ़ी आग लग चुकी है और इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये, असम के अंदर, ठीक है। और वहाँ पर ऑयल इंडिया लिमिटेड का जो बैजान गैस बैजान है या भजन, उसको थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में मेरे को दिक्कत है, बाईजान कुछ करके है, ऑयल गैस का वेल है वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 9 जून का, डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, रिवीजन हो जाएगा। 9 जून में बोल रहा है कि इंडिया इज़ ऑल सेट टू बी यूएनएससी नॉन परमानेंट मेंबर। यूएनएससी के 5 मेंबर होते हैं परमानेंट। अच्छा, वो परमानेंट 5 क्यों हैं? मैंने बताया था कि जब यूएनएससी बना था तो उस टाइम उन 5 के पास न्यूक्लियर पावर थी, इसलिए उन 5 को ही परमानेंट मेंबर बना दिया। उनके पास बहुत स्पेशल पावर होती है, वीटो पावर। इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर होता है, उसमें 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। इंडिया उसकी वोटिंग करेगा, 17 जून को इलेक्शन होंगे और जनवरी 2021 से उसका इंडिया मेंबर बन जाएगा। 2 साल के लिए बनता है। इंडिया पहले भी कई बार बन चुका है, ठीक है। और उसके अंदर बहुत सारे रीजन्स होते हैं, वो सब हमने पढ़े थे कि कौन से रीजन की कब वोटिंग होती है वगैरह वगैरह। डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, ये DSR करके एक टेक्निक होती है चावल को बोने की। तो पंजाब की गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया है और मतलब एक अनाउंसमेंट किया कि भैया आप DSR टेक्निक को यूज़ करो। ट्रेडिशनल को इसलिए यूज़ नहीं कर सकते, ट्रेडिशनल को बोने के लिए क्या करना पड़ता था ना, कि सपोज़ करते हैं आपका 100 एकड़ का फील्ड है, 100 एकड़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो उसमें से 5 या 10% एकड़ के अंदर आप छोटी सी नर्सरी बनाते हो, उसमें आप सीड ग्रो करते हो, उनकी सैपलिंग्स निकलती है, छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, फिर उसको आप 20-25 दिन बाद निकाल के पूरे के पूरे खेत में बोते हो, ठीक है। तो वो ट्रेडिशनल मेथड होता है। उसके लिए क्या होता है, लेबर बहुत चाहिए होती है, टाइम बहुत कंज्यूम होता है, पानी भर के रखना पड़ता है खेत में। लेकिन DSR टेक्निक में इतना ना खर्चा आता है ना टाइम लगता है, और पहली बार बोने के बाद जब आपको पहली बार पानी देना पड़ता है वो 21 दिन बाद देना पड़ता है, तो वाटर की सेविंग भी होती है। तो कंपैरिजन हम लोगों ने किया था कि जो कन्वेंशनल मेथड है, पहले यूज़ होने वाला मेथड था, प्लस अब जो DSR है उसमें क्या डिफरेंस होता है। और अभी लेबर, जो माइग्रेंट लेबर्स है वो सारे के सारे रिटर्न कर चुके हैं ना, रिवर्स माइग्रेशन हो चुका है, तो उसके कारण लेबर अवेलेबल भी नहीं है। शेप्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी के अंदर हम लोगों ने Z शेप पढ़ा था, UVJ करके, W करके, एक इन्वर्ट स्क्वायर रूट का भी पढ़ा था। इंडिया के लिए बताया गया कि जिस तरीके से इंडिया की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है ना, U शेप्ड की फॉर्म में इंडिया की जो इकोनॉमी होगी वो रिकवर करके आएगी। राइजिंग फॉरेक्स रिजर्व्स एंड इट्स इंपॉर्टेंट, इंडिया का जो फॉरेन रिजर्व्स है वो सडनली बढ़ गया है, ठीक है। 1991 से लेकर और अब तक की बात करते हैं अगर आज 2020 की, तो इंडिया का फॉरेन रिजर्व जो 8400% बढ़ गया है। ये अभी फ़िलहाल जो है वो 493 बिलियन US डॉलर के आसपास है। वर्ल्ड के अंदर जो मैक्सिमम फॉरेन रिजर्व है वो चाइना का है। फॉरेन रिजर्व के अंदर क्या होता है, फॉरेन करेंसी होती है हमारी, ठीक है, गोल्ड होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं। देखो अब स्पेशल ड्राइंग राइट्स का आपको कैसे पता चलेगा, मैंने जो मंथली कंपाइलेशन की है ना विजन की, उसमें इकोनॉमी मैंने पूरा का पूरा स्पेशल ड्राइंग राइट्स एक्सप्लेन किया हुआ है। जिन लोगों ने वो फॉलो की होगी उन लोगों को समझ में आ रहा होगा कि फॉरेन रिजर्व में SDR क्या होता है। क्या ये न्यूज़ में आता है? हाँ भैया बिल्कुल आ सकता है। IMF इशू करता है ये SDR जो होता है, और उसके अलावा एक चीज़ और करता है, आई थिंक RTP करता है, वो भी जब भी कभी न्यूज़ में आएगा तो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो IMF को एक्सप्लेन किया, वहाँ पे SDR को एक्सप्लेन किया। इंडिया ने और US ने कोविड-19 के पैंडमिक के दौरान जब IMF इशू करने वाला था SDR, तो इंडिया और US ने मना कर दिया था। तो ये हमको जानना जरूरी कि इंडिया ने क्यों मना किया था SDR के लिए, इंडिया का कितना % शेयर है वहाँ पर IMF के अंदर। तो ये सारा का सारा हम लोगों ने फॉरेन रिजर्व में किया था। इंडिया के पास कितना टन गोल्ड है, ठीक है, कितना इंडिया के अंदर रखा हुआ है, कितना इंडिया से बाहर है। 653 टन इंडिया के पास गोल्ड है, ठीक है, उसमें से 360 इंडिया ने बाहर रखा हुआ है, और कुछ जो बचा हुआ है वो सारा का सारा हमारे पास डोमेस्टिकली रिजर्व्ड है। ये हम लोगों ने सब डिस्कस किया था, ठीक है। अब आगे की आज की 10th जून की न्यूज़ देखते हैं। 10 जून के हमारे टॉपिक्स जो हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। दिल्ली का डिसीजन है कि वो लिमिट करेगा हेल्थ सर्विसेज, उसके ऊपर क्या कुछ कंट्रोवर्सी आई है वो देखेंगे। कृष्णा और गोदावरी का वाटर यूटिलाइजेशन देखेंगे। 2021 का QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स आई है। डज यूजिंग UV रे मैकेनिज्म ऑन फूड आइटम्स किल द कोरोना वायरस, ठीक है। फिर देखेंगे डेमोक्रेट्स अनवील पुलिस रिफॉर्म बिल,
और कोरोना वायरस लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स शुड नॉट बी प्रोसिक्यूटेड से सुप्रीम कोर्ट। इन न्यूज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से। दिल्लीज डिसीजन टू लिमिट, दिल्लीज डिसीजन देखो GS2 का पार्ट है, ठीक है। इसमें क्या क्या करेंगे हम लोग, पावर्स, किस किस के बीच में कितनी पावर होती है, कौन से ऑर्गन की कितनी पावर होती है, उसके मैकेनिज्म क्या होते हैं। रिड्रेसल का मतलब होता है निवारण करना, ठीक है। कोई भी डिस्प्यूट का रिड्रेसल, ग्रीवेंस का रिड्रेसल, ग्रीवेंस मतलब होता है शिकायत, रिड्रेसल मतलब निवारण। तो कोई भी डिस्प्यूट होता है उसका निवारण कैसे किया जाता है, उसके क्या क्या मैकेनिज्म, उसके क्या क्या इंस्टीट्यूशन होते हैं, GS2 का ये पार्ट बनता है और उसमें ये टॉपिक्स आते हैं। तो इस तरीके से आपको समझ में आता जाएगा। दिल्ली का डिसीजन है टू लिमिट दी हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। देखो दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी, जो लकीली कोरोना वायरस से बहुत सेफ रह गए, हम उनके वेलबींग के लिए प्रे करते हैं। उन्होंने एक डिसीजन लिया था कि भैया दिल्ली के जो रेजिडेंट्स हैं ना, सिर्फ उन्हीं लोगों की हम लोग हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे दिल्ली के अंदर, जो दिल्ली के गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जो भी NCT में आते हैं। NCT आते हैं नेशनल कैपिटल टेरिटरी। तो इस बात की जो ऑर्डर को ओवर रूल कर दिया वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, ठीक है। अनिल बैजल उनका नाम है। उन्होंने 2 ऑर्डर उनके स्ट्रक डाउन कर दिए थे, ठीक है। और क्या क्या ऑर्डर थे और ऑर्डर के उन्होंने ओवर रूल करके क्या कहा था। पहला उनका ऑर्डर ये था कि जो बेड्स हैं प्राइवेट और दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, वो सिर्फ दिल्ली के रहने वालों के लिए रिजर्व रहेंगे। जिनके पास दिल्ली का वो राशन कार्ड है, रेजिडेंशियल प्रूफ है ना, उन्हीं लोगों को दिल्ली के बेड के अंदर परमिशन मिलेगी वहाँ पर अपना इलाज करवाने की, एडमिट करने की, ट्रीटमेंट की। टू लिमिट द स्कोप ऑफ कोविड-19 टेस्टिंग। दूसरी एक उनका एक ऑर्डर आया था कि जो लोग एसिम्प्टोमेटिक कॉन्टैक्ट होते हैं ना, सपोज़ करते हैं कि एक बंदा है, एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल क्या लूँ, पी एक बंदा है, ठीक है। पी को कोरोना वायरस हो गया है और पी को पता चलता है कि पी के कारण क्यू को भी हो गया है, लेकिन क्यू जो था ना वो एसिम्प्टोमेटिक था, यानी कि इसने कोई लक्षण नहीं दिखाए थे। तो गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर दिया, भैया अगर ये क्यू जो है ये एसिम्प्टोमेटिक है ना, तो इसका हम लोग टेस्ट नहीं करेंगे, इसकी टेस्टिंग के ऊपर हम लोग खर्चा और टाइम नहीं लगाएंगे। ये उनका दूसरा ऑर्डर था, जिसके कारण क्या करना था, टेस्टिंग को लिमिट करने की बात की जा रही थी। अब इशू क्या था, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने ये सारा अनाउंसमेंट किया था, ठीक है। ये एग्जैक्टली मैंने जो आपको बताया था। दूसरा जो था वो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज दिल्ली, उन्होंने ये कहा था कि एसिम्प्टोमेटिक कॉन्टैक्ट्स को हम लोग कंफर्म वो टेस्ट कंफर्म नहीं करेंगे, यानी कि उनका हम लोग टेस्ट नहीं लेंगे। तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने उनके जो रूल्स थे उनको ओवर रूल क्यों किया। पहली बात उन्होंने एक्सक्यूज़ दी कि राइट टू हेल्थ, अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा, राइट टू हेल्थ को लेकर एक मीन्स का क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज़ द स्कोप दैट इंडिया कैन डिक्लेयर अ न्यू फंडामेंटल राइट एज अ राइट टू हेल्थ, ठीक है। मैं जब आंसर राइटिंग चेक कर रहा था ग्रुप के ऊपर, आई थिंक किसी एक एस्पिरेंट ने लिखा था इसके ऊपर, कुछ काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। तो ये एक मुद्दा है कि राइट टू हेल्थ को हम लोग क्यों ना एक पूरा का पूरा अपने आप में एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दें। फंडामेंटल राइट हम लोगों ने कहाँ से लिए, हम लोगों ने यूनाइटेड स्टेट से फंडामेंटल राइट्स लिए हैं। तो अनिल बैजल जी का ये कहना था कि राइट टू हेल्थ जो है वो राइट टू लाइफ का ही पार्ट है, जो कि आर्टिकल 21 के अंडर आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उन्होंने कहा कि वाइल हेल्थ केयर इज़ फार फ्रॉम बीइंग यूनिवर्सल इन इंडिया, ठीक है, पॉजिटिवली डिनाइंग टू दैट समवन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेजिडेंसी इज़ इनसेंसिटिव। उन्होंने कहा कि देखो भैया, भारत में बेशक ही हेल्थ केयर यूनिवर्सल ना हो पाई हो अभी तक, लेकिन आप किसी को भी इस बात को लेकर मना कर देते हो कि वो यहाँ का रेजिडेंट नहीं है, तो ये बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल और बहुत ही इनसेंसिटिव कमेंट है आपका ये जो रूलिंग है बहुत इनसेंसिटिव है। अगर मैं अपने आप को देखूँ ना आज के दौर में सिटीज़न के रूप में, तो हाँ मेरे हिसाब से गलत था यार, क्योंकि दिल्ली को हम लोग एक कंट्री का कैपिटल कंसिडर करते हैं ना। लोग यहाँ पे अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ लेने के लिए जाएंगे ही ना। अगर आप डिनाई कर दोगे तो डिस्क्रिमिनेशन तो होगा ही। तो कहीं ना कहीं मैं पर्सनली अगर मुझसे बात करें तो मैं इस डिसीजन को बहुत फेवर करता हूँ। उन्होंने कहा कि NCT जो है वो फंक्शनली कंटेजियस है, गुरुग्राम हरियाणा में जो है और नोएडा जो उत्तर प्रदेश में है। तो गुड़गांव पहले जो बोला जाता है, उन्होंने कहा कि जो ये दिल्ली है ना, ये बिल्कुल मिली हुई है गुड़गांव के साथ और नोएडा के साथ, यूपी के अंदर। तो बहुत हज़ारों ऐसे लोग हैं जो बॉर्डर को क्रॉस करके काम के लिए आते हैं, हेल्थ केयर के लिए आते हैं, ठीक है। लोग हमारे टैक्स रिवेन्यू के भी, जो दिल्ली का जो टैक्स रिवेन्यू होता है उसमें भी कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो हैंस देयर कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्शन, इसलिए हम लोग कोई भी रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं लगा सकते। ये अनिल बैजल जी का कहना है। दूसरे ऑर्डर के ऊपर LG ने ये बोला है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने ये पॉइंट आउट किया है कि भैया जो ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो इंडिया की सुप्रीम बायोमेडिकल रिसर्च बॉडी है, उन्होंने जब इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि किस को टेस्ट करना है, किसको टेस्ट नहीं करना है, तो आप उनके अलावा अपनी गाइडेंस मत फॉलो करो। आप कह रहे हो आप एसिम्प्टोमेटिक कॉन्टैक्ट को टेस्ट नहीं करोगे, तो ये गलत है। ये अनिल बैजल जी का कहना है, ठीक है। उन्होंने कहा था कि इसके कारण क्या होगा, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में बहुत दिक्कत आएगी और जो ये कोरोना वायरस है और आगे तेज़ी से स्प्रेड करना स्टार्ट कर देगा। अब गवर्नमेंट ने इस आर्गूमेंट का और पीछे क्या रैशनल दिया है। उन्होंने कहा कि भैया जो सिचुएशन है ना, अगर आप इस तरह से करोगे सिचुएशन और बेकार होती जाएगी, बदतर होती जाएगी। 5.5 लाख के आसपास वो लोग केसेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं दिल्ली के अंदर जुलाई एंड तक, जिसमें 80,000 बेड की रिक्वायरमेंट है।
जब मैं न्यूज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो दिल्ली गवर्नमेंट ने ये 80,000 बेड को अपडेट कर दिया, 1.5 लाख बेड बोल दिया उन्होंने, ठीक है। ये 80,000 उन्होंने पहले बोला था जब तक इनसाइट ने न्यूज़ दी थी। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने जो लेटेस्ट न्यूज़ चेक की थी उसमें 1.5 लाख बेड की रिक्वायरमेंट बोली है दिल्ली गवर्नमेंट ने। हमारे लिए आता है ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, पावर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर टू इशू सच ऑर्डर्स। लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास क्या पावर होती है? पहली बात, ही इज़ एम्पावर्ड टू इशू सच ऑर्डर इन हिज कैपेसिटी एज चेयरपर्सन ऑफ दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, DDMA, ठीक है। DDMA दो तरह के होते हैं, एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी ऊपर होता है DDMA, ठीक है, और सेकंड चीज़ होता है डिजास्टर, दिल्ली का जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है ना, उसकी चेयरपर्सन कौन है? वो लेफ्टिनेंट गवर्नर ही है। तो उनके पास पूरी की पूरी पावर है, इस तरह के ऑर्डर दे सकते हैं। और उनकी पावर कहाँ पर है? उनकी पावर कन्फर्ड है सेक्शन 18 क्लॉज 3, जिसको हम किसके साथ पढ़ते हैं? सेक्शन 18 क्लॉज 2 सब क्लॉज D के साथ पढ़ते हैं। और ये किस चीज़ का? ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का है। जब सुनामी आई थी ना, उसके बाद हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बन के आया था। उसके बाद सुनामी आने के बाद 2004 में सुनामी आई थी, पहली बार इसको इन्वोक किया गया डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को कोरोना वायरस के टाइम पर। और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनने के बाद ही हमारी NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये सारी की सारी उसके बाद में बनी थी। और ये मैंने कहाँ एक्सप्लेन किया है? ये मैंने विजन के मंथली कंपाइलेशन जो रिसेंटली अपलोड की हुई है वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। आप लोग अगर उसको फॉलो कर रहे होगे उनको पता होगा कि पूरा का पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हमने वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, क्या इसकी हिस्ट्री है, कैसे यूज़ किया गया, इससे पहले कौन से एक्ट रेलिवेंट थे, वगैरह वगैरह। ज़रूरी है ये एक्ट, क्योंकि देखो पूरे कंट्री में इस एक्ट को लगाया गया है सडनली, और पहली बार ये एक्ट यूज़ हुआ है। पूरे वर्ल्ड वाइड में इतना बड़ा लॉकडाउन हो चुका है, तो इस एक्ट का एग्ज़ाम में कहीं तो पूछेंगे ना। अब दिल्ली के जो व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद दिल्लीज गवर्नमेंट ऑर्डर, ठीक है। उन्होंने कहा कि भैया अगर आप ये ऑर्डर इंप्लीमेंट करते हो तो इसके लार्जली 2 साइड इफेक्ट्स होंगे। क्या इफेक्ट्स होंगे? It would have denied healthcare to scores of patients from other states who come to Delhi for specialized treatment that is unavailable to them in their hometowns। पहली बात, वो लोग अगर आप ये ऑर्डर इंप्लीमेंट कर देते जो केजरीवाल जी ने बोला था, ठीक है, अनिल बैजल जी ने तो मना कर दिया ना कि हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर ऐसा हो जाता तो क्या होता? स्पेशली वो लोग जो दूसरे स्टेट से आए हैं, दूसरे सिटीज़ से आए हैं, जिनके होम टाउन में ऐसी हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, उन सबको मेजर अच्छी और प्रॉपर एफिशिएंट हेल्थ फैसिलिटी वो डिनाई हो जाती, उनको नहीं मिल पाती सर्विसेज। आप दिल्ली में उनको बेड ले नहीं दोगे, दिल्ली में फिर क्या हो जाता? जिस भी हॉस्पिटल में आप जाओगे आपको अपना रेजिडेंस प्रूफ दिखाना पड़ेगा दिल्ली का। तो थोड़ी बहुत धांधलेबाजी भी होती है, लोग नकली प्रूफ भी यूज़ करते, लोग रिलेटिव्स के कार्ड वगैरह यूज़ करते, बहुत चीज़ें हो रही होती हैं। फिर इट वुड हैव लेड टू डिनाइल ऑफ मेडिकल केयर टू दोज हु लिविंग एंड वर्किंग इन दिल्ली। जो लोग दिल्ली में रह के भी काम कर रहे हैं उन सबको भी सारी की सारी सर्विसेज जो हैं वो डिनाई हो जाती। और उन सबको, क्योंकि उनके पास आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है दिल्ली में रहने का, उनके पास काम करने का आइडेंटिटी प्रूफ है कि वो दिल्ली में किस कंपनी में काम कर रहे हैं, किस गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, बट रहने वाले वो दिल्ली के ही हैं, इनका उनके पास सबके पास प्रूफ नहीं है। प्रीलिम्स से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। SDMA का कंपोजिशन, फंक्शन और पावर। SDMA क्या होता है? स्टेट डेवलपमेंट मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं वो चीफ मिनिस्टर, और स्टेट लेवल के ऊपर NDMA होता है, तो NDMA के चेयरपर्सन कौन हो गए? वो हो गए हमारे प्राइम मिनिस्टर। स्टेट लेवल के ऊपर एक स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी बनती है SEC, उसमें 8 के आसपास मेंबर्स होते हैं, ये उसकी कंपोजिशन होती है। फंक्शन और पावर के अंदर तो देखो वही चीज़ होती है ना, आप प्रिवेंट करते हो, प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हो आप डिजास्टर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, सिचुएशन को मिटिगेट करने के लिए, आप फंडिंग कलेक्ट करते हो, फंडिंग को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, आप रिलीफ पैकेज रिलीव करते हो, ठीक है, और आप फोर्स का यूज़ करना होता है वो करते हो, आप लोगों को फूड प्रोवाइड करते हो, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हो, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड करने की ज़रूरत पड़ती है, उसकी गाइडलाइंस SDMA इशू करता है। ये सारे के सारे काम SDMA के अंदर आते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली वर्सेस गवर्नर ऑफ स्टेट्स डिफरेंट इन देयर पावर्स इन देयर अपॉइंटमेंट। ये मैं आपको बताता हूँ अभी। पहले नीचे से देखते हैं। हु अपॉइंट चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। NCR कंसिस्ट ऑफ, NCR का जो कंसिस्टमेंट होता है ना, NCR होता है नेशनल कैपिटल रीजन, तो इसमें 24 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, ठीक है, हरियाणा, यूपी और राजस्थान के। मैं एक बार आपको मैप में दिखा देता हूँ अभी दूसरे स्लाइड के अंदर। DDMA के चेयरपर्सन, उनकी पावर ओवररूल करने की गवर्नमेंट ऑर्डर्स। दिल्ली का जो डेवलपमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसके चेयरपर्सन कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर है। उनकी पावर क्या है उसको रूल करने की? ऊपर हम लोगों ने पढ़ लिया, सेक्शन 2 सेक्शंस को मर्ज करके करता है। ये दो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। NCR के अंदर कौन से डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली वर्सेस गवर्नर ऑफ स्टेट की मैंने पूरा का पूरा हिंदू का आर्टिकल आप लोगों के लिए इसमें ओपन करके रखा हुआ है, ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। पहले मैं आपको NCR को दिखाता हूँ। देखो NCR के अंदर 24 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, ठीक है, प्लस में जैसे कुछ नाम आप लोगों को सुन के समझ में आ जाएगा NCR में क्या आता है। दिल्ली, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, मेरठ, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, करनाल, रोहतक, अलवर, भरतपुर, सोनीपत, पानीपत, अलीगढ़, मथुरा। जो NCR का हमारा बोर्ड बना था ना वो 1985 में बना था, ये आपको पता होना चाहिए इतना। ऑलराइट, NCR के बारे में और कुछ जानने का मुझे फ़िलहाल इसमें कुछ लग नहीं रहा है, तो ठीक है, इसको हम लोग एग्जिट करते हैं।
लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट की पावर वाले के हम लोग ज़रा पढ़ लेते हैं, वो बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये पूरा आर्टिकल मैं आपको जल्दी थोड़ा सा समझा देता हूँ, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर, ठीक है। हाउ पावरफुल इज़ अ गवर्नर, ठीक है। जो पावर होती है गवर्नर की, वो ये होती है कि वो एडमिनिस्टर करता है, जैसे कि प्रेसिडेंट करता है ना पूरी की पूरी कंट्री को एडमिनिस्टर, उसी तरीके से गवर्नर स्टेट को गवर्न करता है, ठीक है। दे कैन अपॉइंट चीफ मिनिस्टर्स, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट के जजेस कोर्ट, जो जजेस होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, उन सबको। प्लस में जो भी स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ होती है उनके चांसलर का जो रोल होता है वो गवर्नर को ही मिला हुआ होता है, ठीक है। गवर्नर के पास पावर होती है कि वो स्टेट असेंबली को डिसॉल्व करता है अगर ऐसी उनको नीड फील हो रही होती है, ठीक है। और अगर असेंबली सेशन में नहीं होती है तो दे कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस मैंने आपको बता रखा है कि अगर असेंबली सेशन में नहीं है लेकिन कोई एक्ट वगैरह पास करना है तो उसको 6 मंथ्स की टाइम पीरियड के लिए गवर्नर स्टेट लेवल के ऊपर पास कर सकता है और प्रेसिडेंट सेंटर लेवल के ऊपर पास कर सकता है। प्रोमलगेट का मतलब होता है अथॉरिटिकली अनाउंस करना, ठीक है। बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, गवर्नर के पास पावर होती है कि वो किसी लेजिस्लेटर को डिस्क्वालीफाई भी कर सकता है। लेजिस्लेटर मतलब कौन? जो कानून बनाने वाले होते हैं, ठीक है। दूसरी पावर गवर्नर की जो होती है वो ये होती है कि ही होल्ड्स इट टू रूल द स्टेट इन केस ऑफ रूलिंग पार्टी लूजेस इट्स मेजॉरिटी। अगर असेंबली के अंदर जो रूलिंग पार्टी होती है अपनी मेजॉरिटी को लूज़ कर देती है तो गवर्नर के पास पावर होती है कि उसको रूल करना स्टार्ट कर देता है। ये जम्मू कश्मीर ना, एक्चुअली आर्टिकल पुराना है तो अभी फ़िलहाल जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में रिसेंटली ऐसा हुआ था ना, जब बीजेपी ने पीडीपी के साथ जो अलायंस था वो ब्रेक कर दिया था, तो क्या हो गया था, सडनली गवर्नर का रूल आ गया था। फिर हम बात करते हैं व्हाट अबाउट लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर के भी पास भी सेम पावर्स होती हैं, ठीक है। 3 यूनियन टेरिटरीज अंडमान निकोबार, दिल्ली और पुडुचेरी, उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं। ये थोड़ी पुरानी न्यूज़ है। अभी जो दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली, उसमें भी लेफ्टिनेंट गवर्नर आ गए हैं, प्लस में चंडीगढ़ में भी लेफ्टिनेंट गवर्नर आ गए हैं। ये पुरानी न्यूज़ है थोड़ी सी। तो दीज पावर्स आर इन प्लेस टू एंश्योर चेक्स एंड बैलेंसेस। लेफ्टिनेंट गवर्नर का और ये गवर्नर का सिंपल रूल होता है, वो चेक्स एंड बैलेंसेस करते हैं। यानी कि जो आप लोगों ने सेपरेशन ऑफ पावर्स पढ़ा होगा ना, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव जो होता है, उसमें क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब होता है कि सब पर्टिकुलर ड्यूटी डिफाइन की जाती है एक ग्रुप को, ठीक है। आप ये वाला काम संभालोगे, आप ये वाला काम संभालोगे। स्टेट और सेंटर के बीच में एक लिंक की तरह चेक्स एंड बैलेंस का काम करता है कि भैया जो डिसीजन सेंटर ने लिए क्या वो स्टेट उनको इम्प्लीमेंट कर रहा है, नहीं कर रहा है, उन सबके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस रखना। वेल दैट्स अनदर, बिकॉज अनदर सेट ऑफ पावर्स गवर्नर है। गवर्नर के पास ना एक डिस्क्रिशनरी पावर होती है। यहाँ पर गवर्नर जो है वो डिफरेंट होता है प्रेसिडेंट से, ठीक है। और थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी पावर होती है, ये हम देख लेते हैं एक बार क्या होती है। वन सच पावर इज दैट गवर्नर कैन यूज इज डिस्क्रिशन टू सेलेक्ट अ चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट। चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट चूज़ करने की पावर गवर्नर के पास होती है। जैसे कि केरला के अंदर रिसेंटली क्या हुआ था, गवर्नर वाजूभाई वाला ने इनवाइट किया था बीजेपी को, जो कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, उसको गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। लेकिन कांग्रेस और जेडीएस को कंबाइन करते थे ना, तो उनकी मेजोरिटी प्रूव हो रही थी। मीनवाइल जो गवर्नर थे गोवा के और मणिपुर के, उन्होंने इन्वाइट किया था बीजेपी को गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए अपने डिस्क्रिशनरी पावर को यूज़ करके, और and the party formed post poll alliances to supplement the numbers in the states। तो ये डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नमेंट के पास होती है चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट को चूज़ करने के लिए। Moreover, the governor can report to the president about the failure of the constitutional machinery in the state। अगर स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी यानी कि किसी तरीके से संवैधानिक रूप से स्टेट चल नहीं पा रहा है, तो गवर्नर के पास पावर होती है कि वो इन्फॉर्म कर सकता है, रिपोर्ट कर सकता है प्रेसिडेंट को कि भैया ये कॉन्स्टिट्यूशन चल नहीं पा रहा है, तो आप इमरजेंसी लगाइए, प्रेसिडेंट रूल लगाइए। प्रेसिडेंट रूल लगने का मतलब क्या होता है, गवर्नर वहाँ पर रूल करना स्टार्ट कर देता है। गवर्नर किसी भी बिल को रिजर्व करके रख सकता है या फिर रिफ्यूज़ करता है साइन करने के लिए जो भी असेंबली ने पास किया होता है। इज़ इट ट्रू दैट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली हैज़ मोर पावर। एक ऑब्जर्वेशन आया था नवंबर 2017 के अंदर, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली का है उसके पास ज़्यादा पावर्स हैं किसी गवर्नर ऑफ स्टेट से, ठीक है। और उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी एडवाइस होती है ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, उसको सुनने की ज़रूरत नहीं है। इस इन द केस ऑफ दिल्ली सिंस पोर्टफोलियो जैसे कि लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर है, ये सारे के सारे सेंटर के डोमेन में आते हैं ना, जिसका रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, जिसका रिप्रेजेंटेटिव होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो उस तरीके से एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास एक दूसरे नॉर्मल स्टेट की जगह पावर ज़्यादा आ जाती है, स्पेशली दिल्ली के केस में, क्योंकि दिल्ली कैपिटल भी है। और तो कुछ आर्टिकल में हमारे पास नहीं है, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारा हो गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारा मेंस का क्वेश्चन क्या बन सकता है। मेंस का क्वेश्चन इनसाइट ने ये दिया हुआ है कि कैन ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट बी रिजर्व्ड फॉर ओनली द रेजिडेंट्स ऑफ दैट स्टेट, डिस्कस द इश्यूज इन्वॉल्व्ड। इसमें हम लोग क्या कुछ डिस्कस कर सकते हैं कि देखो राइट टू हेल्थ के बारे में बात कर पाएंगे, राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वलिटी वाली चीज़ आ सकती है, ठीक है। पावर्स ऑफ गवर्नर, गवर्नर की क्या पावर होती है, फिर और स्टेट के अंदर चीफ मिनिस्टर की भी पावर के बारे में बात पता होना चाहिए आपको, ठीक है। हेल्थ के रिगार्डिंग क्या प्रोविजंस हैं,
ठीक है, और इंटरस्टेट मूवमेंट्स के रिगार्डिंग क्या प्रोविजंस है, हेल्थ को यूनिवर्सल नहीं बनाया गया उसके कारण क्या क्या इश्यूज़ आ रहे होते हैं हमारे इंडिया के अंदर, ये सब चीज़ें आप बेसिक बेसिक डिस्कस कर सकते हो इसके अंदर। नेक्स्ट टॉपिक हम चलते हैं, ये भी GS2 का ही है ना आई थिंक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, हाँ नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा GS2 का ही है, और टॉपिक है सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन ऑर्गन्स डिस्प्यूट, सेम टॉपिक के अंदर कवर होगा। यहाँ पर हम बात करेंगे कृष्णा और गोदावरी के वाटर यूटिलाइजेशन के बारे में। रिसेंटली क्या हुआ है, यूनियन गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू टेक स्टॉक ऑफ वाटर यूटिलाइजेशन फ्रॉम कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स, जो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में फ्लो करती हैं, वहाँ पर कंप्लेंट्स फाइल हुई हैं अगेंस्ट ईच अदर। तो आपको पता होना चाहिए तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश से सेपरेट स्टेट बना है 2014 के अंदर, और सबसे लेटेस्ट जो हमारा स्टेट बना है इंडिया के अंदर रिसेंट में वो तेलंगाना बना है। जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट्स की जो आइडेंटिटी होती है उसे डीमोट करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। यूनियन टेरिटरी पहले हमारे पास 7 थी, फिर लद्दाख बन गई और जम्मू एंड कश्मीर बन गया अलग, तो हमारे पास 9 बन जानी चाहिए थी, लेकिन 9th बन गई थी। उसके बाद जनवरी 2020 के अंदर ही हम लोगों ने दमन एंड दीव और दादरा एंड नागर हवेली को मर्ज कर दिया, तो हमारे पास अभी 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, 28 स्टेट्स हैं। ठीक है, तो इसी के रिगार्ड में जो यूनिवर्सिटी यूनियन मिनिस्ट्री है जल शक्ति की, उन्होंने पूछा है जो चेयरपर्सन है कृष्णा और गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड के, कि भी आप डिटेल्स लेके आओ जो भी इरिगेशन प्रोजेक्ट चल रहे हैं महाराष्ट्र और कर्नाटका में उनकी भी, और उनको सेंटर को 1 मंथ के अंदर लाके डिपॉजिट करो। अच्छा, महाराष्ट्र और कर्नाटका को क्यों इन्वॉल्व किया, क्योंकि ये जो कृष्णा और गोदावरी होती है ना, इनका ओरिजिन उस साइड से होता है, यानी कि वेस्ट साइड में पड़ता है महाराष्ट्र और ईस्ट साइड में पड़ता है हमारा आंध्र प्रदेश तेलंगाना, तो ये वेस्ट साइड से फ्लो करके ईस्ट साइड की तरफ आती है। ठीक है, ज़रूरत क्या है इस चीज़ की, मेन ऑब्जेक्टिव है इस एक्सरसाइज का कि वो ये लोग ये एसेस करना चाहते हैं जो भी सरप्लस वाटर अवेलेबल होगा ना नए प्रोजेक्ट्स के लिए, वो उस डिस्प्यूट्स के अंदर क्या होगा, उसका बचेगा नहीं बचेगा, किसको देना है, इसको देना है, पहले कितना यूटिलाइज हो रहा था अब कैसे करेंगे। इशू क्या है, जो 2 स्टेट्स हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है, वो बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, प्लस में कृष्णा और गोदावरी का जो ट्रिब्यूटरीज वगैरह हैं वो कोई आंध्र प्रदेश की गोदावरी में जा रही है, वहाँ से पास कर रही है, क्योंकि स्टेट का जो डिवीजन हुआ है वो किसके बेसिस पे है, वो तो लैंग्वेज के बेसिस पे हुआ है ना। जोग्राफिकल एस्पेक्ट्स को देख के हम लोग डिवीजन नहीं करते हैं, हम लोग तो लैंग्वेज के बेस पे करते हैं। प्लस में आपको ये पता होना चाहिए जो आंध्र प्रदेश है वो इंडिया का पहला स्टेट था जो लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर फॉर्म हुआ था। दे हैव एम्बार्क्ड सेवरल न्यू प्रोजेक्ट्स, उन्होंने बहुत सारे नए प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, उन्होंने कोई क्लियरेंस नहीं लिया है रिवर बोर्ड से, सेंट्रल वाटर कमीशन से, एपेक्स काउंसिल से, जिसमें यूनियन वाटर रिसोर्स के मिनिस्टर होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं। और ये बात कहाँ पर मेंशन्ड है कि इन सबसे परमिशन लेनी चाहिए, ये बात मेंशन्ड है आंध्र प्रदेश का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 में। 2014 में ये एक्ट बना था जिस टाइम तेलंगाना इनसे सेपरेट हुआ था। अच्छा, कैपिटल की बात करते हैं, तो पहले आंध्र प्रदेश जब पूरा का पूरा एक आंध्र प्रदेश स्टेट था तो उस टाइम उसकी कैपिटल थी हैदराबाद, लेकिन जब डिवीजन हो गया तो हैदराबाद जो है वो तेलंगाना के रीजन में आ गया है। तो अभी फ़िलहाल कम दोनों के दोनों 2024 तक, यानी कि 10 साल तक का एक वो प्रोविज़न है कि दोनों सेम कैपिटल को शेयर करेंगे। 10 साल के अंदर आंध्र प्रदेश को अपनी नई कैपिटल बनानी होगी, जो कि अमरावती है, जो बन रही है, एक प्लान्ड सिटी है पूरी की पूरी, बहुत ही खूबसूरत सिटी बनाई जा रही है, आप लोग गूगल पर सर्च करके देखना। जब वो बन जाएगी तो अमरावती आंध्र प्रदेश की प्रॉपर कैपिटल हो जाएगी। तब तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की कॉमन कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर एक कंप्लेन फाइल की थी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के खिलाफ कि वो जो भी प्रोजेक्ट्स कृष्णा रिवर के ऊपर अपने स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोगों को क्या जानना है, हम लोगों को जानना है कृष्णा रिवर के बारे में और गोदावरी रिवर के बारे में। ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। कृष्णा रिवर में ओरिजिनेट करती महाबलेश्वर में, जो कि कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। अब जब ऐसे बातें की जा रही होती है, अगर आपके टेबल के सामने मैप है देन इट इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू आर डूइंग। नहीं है तो जस्ट इमेजिन करो अपने ब्रेन के अंदर कि महाराष्ट्र कहाँ पे है, वहाँ पर महाबलेश्वर किधर हो सकता है, तो वहाँ से फ्लो करके वो आंध्र प्रदेश उसके साइड में होगा, नीचे थोड़ा सा नीचे कर्नाटका होगा, कर्नाटका के थोड़ा सा वेस्ट में गोवा होगा, गोवा के नीचे की तरफ केरला पड़ेगा, केरला के ईस्ट साइड में तमिलनाडु पड़ेगा, तमिलनाडु के ऊपर फिर आंध्र प्रदेश आ जाएगा, आंध्र प्रदेश के ऊपर फिर तेलंगाना आ जाएगा। ऐसे इमेजिन करना स्टार्ट करो, बहुत ईजिली हो जाता है। तो कृष्णा हमारी ओरिजिनेट करती है महाबलेश्वर में, जो कि महाराष्ट्र में, और वो पूरी फ्लो करती हुई वे ईस्ट साइड की तरफ आती है, फिर मर्ज हो जाती है बे ऑफ बंगाल के अंदर। कहाँ कहाँ से फ्लो करती हुई आती है, महाराष्ट्र से कर्नाटका, वहाँ से तेलंगाना, फिर थोड़ा सा आंध्र प्रदेश के अंदर। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं ये ट्रिब्यूटरीज वगैरह याद रखना, मेन रिवर्स के। कौन सी ट्रिब्यूटरी हमारी कृष्णा की, तुंगभद्रा, मालप्रभा, कोयना, भीमा, घटप्रभा, यरला, वरना, दिंदी, मूसी, दूंढगंगा। अच्छा, इनका ना मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के आसपास ध्यान, अगर मुझे याद रहा ना तो मैं इनका शॉर्टकट बना के ले आऊँगा कोई, ठीक है, निमोनिक्स वगैरह, तो आपको एक ही बारे में याद हो जाएंगे इतना सारे नाम, क्योंकि ये सच्ची बात है तो याद ऐसे याद नहीं हो पाते। नेक्स्ट हमारी गोदावरी रिवर है। गोदावरी रिवर ओरिजिनेट करती है वो भी महाराष्ट्र में ही करती है, नासिक के पास एक जगह त्र्यंबकेश्वर।
ठीक है। देखो कृष्णा होगी महाबलेश्वर, गोदावरी हो गई त्र्यंबकेश्वर में, ठीक है। ये भी इसकी जब फ्लो करती है तो इसकी फ्लोइंग लेंथ है 1465 यानी कि 1465 किलोमीटर की। और ये भी कहाँ पे जाके फॉल करती है, बे ऑफ बंगाल में। जो बेसिन बनता है ना, बेसिन का मतलब क्या होता है, रिवर जहाँ से फ्लो कर रही होती है, जहाँ जहाँ रिवर का वाटर सीप कर रहा होता है ना, जहाँ जहाँ रिवर के कारण जो वेजिटेशन वगैरह हो रखती होती है, वाटर का पॉन्ड्स वगैरह लेक्स वगैरह यूज़ किए जा रहे होते हैं, वो सारा का सारा रिवर के बेसिन में काउंट होता है। तो गोदावरी का जो बेसिन है वो एक्सटेंड करता है महाराष्ट्र में, फिर ऊपर साइड में आंध्र प्रदेश, थोड़ा सा ऊपर की तरफ छत्तीसगढ़ में भी, फिर ओडिशा में भी, फिर कुछ स्मॉल पार्ट्स मध्य प्रदेश के हैं, कर्नाटका भी है नीचे की तरफ, और साइड में पुडुचेरी हो गया, ठीक है। इतना बड़ा गोदावरी का बेसिन होता है। और गोदावरी जो है वो नॉर्थ साइड में है। अगर इंडिया का मैप देखते हो दोनों को आपस में, तो ऊपर की तरफ गोदावरी, नीचे की तरफ कृष्णा है। गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, प्राणहिता, कंबाइंड फ्लो ऑफ वैनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, मानेर और साबरी। अच्छा, अभी जब मैंने नाम बोले तो आपको याद तो नहीं हुई होंगे, लेकिन ऐसे सुन लेना एक बार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ नहीं पता होता कि कहाँ से कैसे नाम हम लोगों ने जस्ट एक बार सुना ही होता है, तो भी वो क्लिक कर जाता है कभी एग्जाम के टाइम पे। ठीक है, इतना ही जानना था हम लोगों को, क्योंकि सेंटर ने नोटिस दिया है इनको कि भैया आप ऐसे ऐसे करके लाओ और बात करो। ट्रिब्यूटरीज कृष्णा के बारे में हम लोगों ने ऊपर देख लिया, ट्रिब्यूटरीज गोदावरी की भी हम लोगों ने देख लिया। ईस्ट और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में, अगर हम लोग ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात करते हैं तो देखो गोदावरी आ गई, कृष्णा आ गई, महानदी आ गई, ठीक है। वेस्ट साइड की तरफ बात करते हैं यानी कि अरेबियन सी के अंदर बात करते हैं, तो दो नाम बहुत ईजिली पॉपअप करके आते हैं, वो नर्मदा और तापी। नर्मदा और तापी आपको पता है कि गुजरात वाले रीजन के अंदर पड़ती हैं, ठीक है। वैसे अगर अच्छा आज क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, राजस्थान के अंदर कौन सी रिवर फ्लो करती है, इसके बारे में मुझे आप लिख के बताना। आप लोग ऐसा आंसर करना स्टार्ट कर दिया करो, एक दो लोग आंसर करो धीरे धीरे, तो सबको आदत पड़ जाएगी। मैं भी पहले जब कभी वीडियो वगैरह से देखा करता था, मैं लिखा नहीं करता था, बट जब मैंने करना स्टार्ट किया तो मुझे रियलाइज हो, जब मैं कमेंट करने के लिए सोचता हूँ ना आंसर, तो सडनली वो मेरे दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं मेमोरी में रजिस्टर हो ही जाता है। बिकॉज मुझे टाइप करना पड़ता है, मुझे सोचना पड़ता है कि अरे यार ये लिखूँ, ये करेक्ट लिख रहा हूँ, सही लिख रहा हूँ, गलत लिख रहा हूँ, वही चीज़ हमारा ब्रेन रजिस्टर करता होता है अंदर। तो अगर कुछ क्वेश्चन पूछे ना, तो आप एक दो बार आंसर कर दिया करो, आपको सडनली रियलाइज हो कि अच्छा ये तो मुझे याद हो गया है। तो मुझे भी बताओ कि राजस्थान के अंदर कौन सी रिवर फ्लो करती है, करती भी है कोई रिवर या नहीं करती है, ये एक मिथ ही है, तो ये इसके बारे में बताना। इंटर वाटर रिवर डिस्प्यूट के कुछ की प्रोविजंस के बारे में हम लोग जान लेते हैं। और कृष्णा और गोदावरी के जो रिवर मैनेजमेंट बोर्ड्स हैं, उनकी फॉर्मेशन, फंक्शन और ऑर्डर्स क्या कुछ होते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, मैं अपने फ़ोन के अंदर ही आप लोगों को दूसरी वेबसाइट खोल के दिखा रहा होता हूँ। इसका क्या रीज़न होता है पता है, लोगों को पता तो चल जाए कि गूगल के ऊपर सर्च करते हैं तो कौन सा पेज खोलना होता है पढ़ने के लिए, इसलिए मैं आपको अपने फ़ोन में डायरेक्ट दिखा रहा हूँ कि मैं कहाँ से पढ़ रहा होता हूँ। इंटर वाटर रिवर डिस्प्यूट का हमारा प्रॉपर एक एक्ट बना हुआ है, ठीक है, 1956 से। और ये तब से बना हुआ है जब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्ट ये आया था लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर, पहली बार हम लोगों ने आंध्र प्रदेश को फॉर्म किया था, ठीक है। पार्लियामेंट ने इसको इनेक्ट किया हुआ आर्टिकल 262 के अंदर, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। आर्टिकल 262 जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल है कि भैया वो एडजुडिकेट करेगा। एडजुडिकेट का मतलब क्या होता है, जो भी न्यायिक प्रणाली होगी ना सारी की सारी, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा दो स्टेट्स के बीच में जो कि रिवर उनको सराउंड कर रही होगी, ठीक है, या फिर कोई दो रीजनल लोकेशंस होंगी उनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, उस सारे के सारे को कौन हैंडल करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को उसके प्रति कोई न्यायिक प्रणाली निकालनी पड़ेगी, यानी कि जुडिशियल प्रोविजन सेटअप करने पड़ेंगे कि भैया दो राज्यों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसको कैसे रिजॉल्व करना है, ठीक है। इस एक्ट के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, जो सबसे बड़ा मेजर अमेंडमेंट हुआ था इसमें 2002 में हुआ था, ठीक है। अच्छा, रिवर वाटर का यूज़ और उसकी हार्नेसिंग, ये स्टेट्स का मैटर पड़ता है, ठीक है। और एंट्री नंबर 17 में है स्टेट लिस्ट में, और स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट की कौन से उसमें आती हैं, ये 7th शेड्यूल में आती है। आप गूगल पे लिखोगे ना 7th शेड्यूल, अच्छा इसका प्रिंट आउट लेके लगा सकते हो अपने टेबल के सामने। पता है क्यों, पॉलिटी का कोई भी क्वेश्चन आता है ना मेंस के अंदर, आप दो चीज़ों के प्रिंट आउट लेके रख लेना। एक तो ये सारे के सारे कौन से सब्जेक्ट कौन से लिस्ट में आता है, ठीक है, प्लस 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आपका जो भी आप मेंस का आंसर लिख रहे हो ना, उसमें आप जब भी लिखो तो सामने देखो कि अच्छा मैं सपोज वाटर के बारे में लिख रहा हूँ, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में वाटर वाला कौन सा गोल है, आप अपने आंसर में लिख दो कि यूनाइटेड नेशंस का ये SDG है ये वाला, इसके ऊपर इंडिया ऐसे काम कर रहा है, ठीक है। आप ये लिख दो कि ये जो मैटर होता है ये स्टेट का है, यूनियन का है, कंकरेंट का है। ये 2-3 लिस्ट ना आप अपने टेबल के सामने लगा के रखो, देखना आपके आंसर राइटिंग के अंदर सडनली इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। गूगल पे लिखोगे ना 7th शेड्यूल की ये सब्जेक्ट लिस्ट, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की एक पूरी की पूरी PDF आ जाती है सॉरी, उसको डाउनलोड करो, प्रिंट निकालो और अपनी टेबल पे लगा लो, मतलब दीवार पे सामने, जो भी यहाँ पे लगाते हो, अपना बोर्ड है किसी का, किसी के पास नहीं है तो खाली प्रिंट आउट रख लो, जैसे भी है।
तो रिवर वाटर का यूज़ वगैरह का जो करना है वो स्टेट का जुरिस्डिक्शन पड़ता है, ठीक है। लेकिन जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके ऊपर कानून बना सकती है। कैसे कानून रेगुलेट कैसे करना है, ठीक है, उसके डेवलपमेंट के ऊपर कोई कानून बना सकती है, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट का टॉपिक भी आता है। और ये पब्लिक इंटरेस्ट कहाँ पे आता है, यूनियन लिस्ट के अंदर आता है, एंट्री नंबर 56 के अंदर, ठीक है। अभी इतना ही जानते हैं हम लोग इंटर वाटर डिस्प्यूट के बारे में। कृष्णा और गोदावरी के रिवर मैनेजमेंट बोर्ड की उन्होंने बात की है। तो मैंने मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की वेबसाइट खोल रखी है। अब देखो, आपको ऑफिशियल वेबसाइट्स पर ये चीज़ें पढ़नी आनी चाहिए। तो इन्होंने नीचे कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड के बारे में बता रखा है, ठीक है। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्या होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कुछ होगा, ठीक है, किसके किसके पास पावर होंगी इसकी। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर ये आता है, ठीक है। मैंने इसका फंक्शन की हम लोग बात करेंगे तो जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज वाला ये डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज है, इसके अंदर ही इसका एडमिनिस्ट्रेशन आता है इस बोर्ड का। और काम क्या करता है, मैनेज करता है और रेगुलेट करता है जो भी वाटर है ना कृष्णा रिवर का, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर, ठीक है। अब कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो एक ऑफिसर लेवल के होते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी के, ठीक है। और 2 मेंबर्स होते हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है, ईच सक्सेसर नॉमिनेट करता है। एक एक्सपर्ट होता है सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग से, एक ऑफिसर होता है जो चीफ इंजीनियर की रैंक से के बिलो नहीं उसके ऊपर होता है। हेडक्वार्टर जो होते हैं वो हैदराबाद में होंगे कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड के। इसी तरीके से मैं एक बार आपको गोदावरी का भी दिखा देता हूँ। गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड के बारे में, बोर्ड के अंदर एक चेयरपर्सन होगा, ठीक है, एडिशनल सेक्रेटरी के लेवल का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग से होगा, 2 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाएंगे सक्सेसर स्टेट तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से, ठीक है। और एक उसमें से टेक्निकल होना चाहिए, एक की रैंक होनी चाहिए चीफ इंजीनियर के इक्विवेलेंट। इस तरीके से इनकी पूरी की पूरी ग्रुपिंग होती है। एपेक्स काउंसिल होता है। बजटरी फंड वगैरह जो होते हैं वो सारे के सारे स्टेट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए अगर ये चीज़ आपको पढ़नी है तो कहाँ से पढ़नी है। फंक्शन इनके वही होते हैं, मैनेज करना, रेगुलेट करना। अच्छा, इन चीज़ों के फंक्शन के बारे में एक ना कॉमन सा फ्रेमवर्क बना लिया करो अपना। जनरली बोर्ड्स के, बॉडीज़ के और ये कोई भी चीज़ें होती हैं इनके फंक्शन क्या होते हैं, तो 6-7 पॉइंट अपने कॉमन वाले उठा के रख लो। हर क्वेश्चन के अंदर ऐसे पॉइंट निकाल दो कि अच्छा ये पॉइंट, ये तो इसका हो ही सकता है फंक्शन। लोग यही करते हैं, अपने हर एक आंसर के ना पर्टिकुलर फ्रेमवर्क बना बना के रखे होते हैं सब लोगों ने, जो लोगों के जो सेलेक्ट हो चुके होते हैं उन्होंने बताई हुई है बातें। पता नहीं टॉपर्स की टॉक में इतना बता नहीं पाते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा कर किया जाता है। वो एक लेआउट बना के पूरा ब्लूप्रिंट कि अच्छा किसी भी बोर्ड के फंक्शन लिखने की बात आ जाएगी तो मैं 6-7 पॉइंट अपने बना के पहले लिख लेता हूँ, ये लिख ही दूंगा, क्योंकि ये तो कॉमन फंक्शन हो ही सकते हैं। एक बोर्ड का काम होगा ही मैनेज करना, ऑपरेट करेगा, 2 का डिस्प्यूट रिजॉल्व करेगा, ये तो फंक्शन नेचुरल सी बातें होंगे इस तरीके से, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, इसका मेंस का क्वेश्चन तो उन्होंने नहीं दे रखा है। 2021 की क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स आई है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये भी हमारा GS2 का ही टॉपिक है और ये टॉपिक हमारा एजुकेशन सेक्टर में कवर होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। 17th एडिशन आया है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का, ठीक है। और ये एनुअल पब्लिकेशन यानी कि साल में एक बार ही होता है, ठीक है। क्यूएस की फुल फॉर्म होती है क्वैकरेली साइमंड्स। ये एक ब्रिटेन की कंपनी है। इसकी स्पेशलिटी किस बात में है कि जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना अराउंड द वर्ल्ड, उन सबको एनालाइज करता है, उन सबकी रैंकिंग करने में प्रोसेस करता है। पहले इसका नाम हुआ करता था टाइम्स हायर एजुकेशन, ठीक है, टाइम्स हायर एजुकेशन क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, और ये नाम इन्होंने चेंज कर दिया था 2010 में। ये एकमात्र ऐसी अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग है जिसको इंटरनेशनल रैंकिंग एक्सपर्ट ग्रुप IREG ने अप्रूव किया हुआ है। प्रीलिम स्पेसिफिक पॉइंट है, ध्यान में रहना चाहिए। ये कितने रैंकिंग्स को रेट करता है, 1000 यूनिवर्सिटीज़ जो वर्ल्ड की हैं उनको रेट करता है। अब रैंकिंग को रेट करने के लिए क्या जो 6 इंडिकेटर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 6 इंडिकेटर प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं और मेंस में भी पूछे जा सकते हैं। मेंस के अंदर आप इसको किसी दूसरे आंसर के अंदर इन यूज़ करके सेट कर सकते हो। जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करनी हो तो आप वहाँ पर भी यूज़ करते हो कि इंडियन इंस्टीट्यूशंस को हम लोग कैसे रैंक करते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, एकेडमिक रेपुटेशन क्या है, एम्प्लॉय की रेपुटेशन क्या है, स्टूडेंट्स फैकल्टी का रेशियो कितना कितना है, साइटेशंस पर फैकल्टी क्या है, इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो, इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो, ये सब आप बता सकते हो। तो इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग जो अभी क्यूएस की आई है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं कि ये 2021 के हिसाब से रैंकिंग आई, ठीक है। ये नेक्स्ट ईयर के हिसाब से रैंकिंग देते हैं। तो पिछली रैंकिंग क्या थी और इस बार की क्या रैंकिंग है, टॉप 20 की यहाँ पर दे रखी है। हमको सारे याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, हमको ज़रूरत होती है कि एक तो टॉप 3 कौन सी है, ठीक है, प्लस में इंडिया की टॉप 3 कौन सी चल रही है, उनकी रैंकिंग्स क्या है, प्लस में हमको ये जानने की ज़रूरत है कि ऐसा कौन सा कंट्री जिसके सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ अच्छी रैंक में आई है। तो उसको तो हमें पता चल गया USA का ही है, क्योंकि टॉप 3 जो हैं वो MIT हो गया, स्टैनफोर्ड हो गया, हार्वर्ड हो गया, तीनों की तीनों तो USA की हो गई हैं। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ USA की ही होंगी टॉप रैंकिंग के अंदर। इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं, हमारे लिए इंडिया का इंपॉर्टेंट होता है। टॉप 3 जो इंडिया की फीचर हुई हैं टॉप 200 के अंदर, वो है IIT बॉम्बे जिसकी रैंक 172 है, IISc यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलोर में है
उसकी 185 रैंक है और IIT दिल्ली की रैंकिंग है 193। हालांकि कहना ये है कि पिछले साल के कंपैरिजन में तीनों की रैंकिंग गिरी है नीचे की तरफ। ठीक है, टोटल 21 ऐसी इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैं जो टॉप 1000 में आए हैं, लेकिन लास्ट ईयर की अगर हम बात करते तो लास्ट ईयर हमारे 24 इंस्टीट्यूट्स आए थे। तो इस बार हमारे 3 इंस्टीट्यूट्स कम भी आए हैं, प्लस हमारी रैंकिंग भी थोड़ी सी नीचे गिरी है। और इस बार जो 21 इंस्टीट्यूट्स हमारे रैंक किए गए ना, उसमें से 14 की रैंक ऐसी है जो पिछले 12 महीनों में नीचे की तरफ गिरी है। सिर्फ 4 ऐसे थे जिनकी रैंक इम्प्रूव हुई है। तो इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये किस चीज़ में स्ट्रांगली परफॉर्म कर रहे हैं, वो कर रहे हैं रिसर्च की क्वालिटी में। ठीक है, लेकिन जो हमारा एकेडमिक स्टैंडिंग हो गया, हमारी टीचिंग कैपेसिटी हो गई, इंटरनेशनलाइजेशन वगैरह हो गया, ठीक है, ये सब के सब या तो सेम रेट के ऊपर है या फिर इनकी रैंकिंग थोड़ी सी नीचे गिर गई है। पुअर परफॉर्मेंस के क्या रीज़न है इंडियन इंस्टीट्यूशंस के, ये पूरा का पूरा अपने आप में एक मेंस क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, एक्सप्लेन द रीजंस वाई इंडियन इंस्टीट्यूशंस आर नॉट परफॉर्मिंग वेल एट द ग्लोबल लेवल। तो उसमें आप बहुत सारे रैंकिंग्स बता सकते हो, बहुत सारे रीजंस बता सकते हो, अपने आप में पूरा का पूरा टॉपिक बन सकता है। हालांकि इनसाइट वालों ने यहाँ पे थोड़ा सा दे रखा है, बट वी आर स्टिल ग्रेटफुल टू देम कि वो लोग हमको इतने सारी न्यूज़ वगैरह प्रोवाइड करते रहते हैं। वी आर डेफिनेटली वेरी ग्रेटफुल टू देम। सारा का सारा क्रेडिट इनसाइट का ही है। पर इस मेन क्वेश्चन को अगर हम बनाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि पूरा का पूरा आपको आना चाहिए। इंडियन इंस्टीट्यूशन को 0 स्कोर मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात होती है। किस चीज़ में मिला है? इंटरनेशनल फैकल्टी और स्टूडेंट्स वाले पॉइंट के ऊपर। जो फैकल्टी स्टूडेंट का रेशियो है वहाँ पर बहुत पुअरली परफॉर्म किया, लेकिन 0 मिला है हमको इंटरनेशनल फैकल्टी और स्टूडेंट्स में। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया के अंदर एक तो फुल टाइम फैकल्टी काउंट की जाती है। ठीक है, जबकि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम क्या करते हैं, अगर PhD के स्टूडेंट्स होते हैं ना, या फिर जो रिसर्च के असिस्टेंट्स होते हैं, वो भी आके क्लासेस ले सकते हैं। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ पर आप पूरे के पूरे फुल फ्लेज फैकल्टी हो तो ही आप आके पढ़ा सकते हो। इंडिया को क्या करने की ज़रूरत है? इंडिया ने ऑलरेडी एक कमेटी बना रखी है कि कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं सारे परसेप्शन अपने प्रीमियर इंडियन इंस्टीट्यूशंस का। इसके लिए हम लोगों ने IOE बनाया हुआ है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ क्या है पूरा का पूरा। गवर्नमेंट शुड लॉन्च ए कैंपेन, जैसे कि गवर्नमेंट ने इनक्रेडिबल इंडिया का कैंपेन लॉन्च किया था ना, अतुल्य भारत करके, काफ़ी टाइम तक ये चला था। उसी तरीके से लोगों का परसेप्शन अपने कंट्री के बारे में चेंज करने के लिए, स्पेशली एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का। अच्छा, इसके ऊपर एक कुछ रैंकिंग में ना एक बात मैं आपको एडिशन बता देता हूँ। कुछ टाइम पहले न्यूज़ में आया था कि कुछ इंस्टीट्यूट्स ने ना अपनी रैंकिंग देने को मना कर दिया था टाइम्स को। उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ पे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ होती है, लेकिन कुछ ना कुछ बायसनेस होती है, हमारी ये इंस्टीट्यूट्स इनकी रैंकिंग अच्छी नहीं दी जाती है। उन्होंने कहा था कि हम लोगों ने खुद भी चेक किया कि बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ है वर्ल्ड की, वहाँ पे बहुत कुछ ऐसा नहीं होता है, लेकिन इंडियन यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग बहुत ही नीचे दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ बायसनेस है इसके ऊपर। तो कुछ इंस्टीट्यूट्स ने अपने नाम विड्रॉ कर लिए थे कि हम लोग एनालिसिस में पार्ट लेना नहीं चाहते हैं। तो ये बात सच है, इंडियन इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग कुछ ज़्यादा ही नीचे दिखाई जाती है। इतनी बुरी हालत हमारी है नहीं, ये गलत परसेप्शन बना दिया गया इन रैंकिंग्स ने बार बार। एक्चुअल में रियलिटी बहुत डिफरेंट है। तो ये थोड़ी सीक्रेट सी बात है वैसे। ठीक है, प्रीलिम्स के क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं हम। और मेंस का हमारा क्वेश्चन होगा नॉट ऑन इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस। इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस को ही IOE बोलते हैं, 2017 में ये बनाया गया था। ठीक है, इसका काम यही होता है कि ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ को एडिशनल पावर दे। UGC के अंडर ये आता है, UGC के गाइडेंस एक्ट जो होता है उसके अंदर आता है। और कुछ 20 के आसपास इन्होंने इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें से ये रैंक हर एक को ना एमिनेंस का टैग दिया जा रहा होता है, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ को, इंस्टीट्यूशंस को। कुछ को दिए गए, कुछ को आगे फ्यूचर में भी देंगे। तो जिनको एमिनेंस का टैग मिल जाता है उनका मतलब ये होता है कि उनको थोड़ी सी पावर ज़्यादा मिल जाएगी, ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलेगी, ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन मिलेगा, टीचिंग मेथड्स के अंदर रिसर्च वगैरह के लिए थोड़ी फंडिंग उनकी बढ़ा दी जाती है। लेकिन ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों के लिए होता है। लेकिन गवर्नमेंट की जो फंडिंग होती है ना पब्लिक में जाती है, जो भी सरकारी यूनिवर्सिटी होती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, JNU हो गया, ये मेन आपको पता होनी चाहिए। प्रीलिम्स के क्वेश्चन में वो बात कर रहा है कि 6 इंडिकेटर्स बताओ रैंक करने के। हम लोगों ने ऊपर 6 बता दिए हैं। कौन सा पैरामीटर में इंडिया ने 0 स्कोर किया है? वो जो इंटरनेशनल फैकल्टी और स्टूडेंट वाले उसमें किया है। टोटल इंडियन इंस्टीट्यूशन जो टॉप 200 में है और 1000 के अंदर है। टॉप 200 में हमारे 3 इंस्टीट्यूट्स हैं और टॉप 1000 में हमारे 21 आए हैं इस बार। 2020 की रैंकिंग के हिसाब से भैया एक तो पहली बात सबकी रैंकिंग थोड़ी थोड़ी गिर गई है। ठीक है, 21 इस बार आए हैं। पिछले साल की बात करते 2020 में तो 24 हमारे इंस्टीट्यूट्स जो रैंक हुए थे। कौन सा इंस्टीट्यूशन है? एमिनेंस। व्हेन वाज द इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस स्कीम लॉन्च? 2017 में इसको लॉन्च किया गया था। टॉप 10 इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड वाइड, तो ये ऊपर ये रैंकिंग नहीं, आपको टॉप 10 एक्चुअली कहीं नहीं पूछा जाएगा, टॉप 3 तक का आपको पता होना चाहिए। और कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज जिनकी सबसे अच्छी रैंकिंग आई है, ये आपको पता होना चाहिए। मेन स्पेसिफिक मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया है क्या बन सकता है कि इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस स्कीम पूरी की पूरी स्कीम क्या है, इसको पूरा का पूरा मेंस में बता सकते हो। आपको बताना पड़ेगा कब ये लॉन्च हुआ, UGC ने कैसे इसको लॉन्च किया, क्या परसेप्शन चेंज कर रहे हैं, कितने इंस्टीट्यूशंस को हम लोगों ने ये एमिनेंस का टैग दे दिया है ऑलरेडी, ये सब आपको इसमें मैंशन करना पड़ेगा। Another topic of GS2 we have is issues related to health.
हेल्थ के जो भी इश्यूज़ होते हैं उस टॉपिक के अंदर हमारा एक नई न्यूज़ है, वो है कि डज यूजिंग यूवी रेज मैकेनिज्म ऑन फूड आइटम्स किल द कोरोना वायरस। क्या अल्ट्रावायलेट रेज के मैकेनिज्म को यूज़ करके हम लोग अगर फूड आइटम्स के ऊपर कोरोना वायरस का कुछ इन्फेक्शन फील होता है हमको, तो क्या हम उसे ख़त्म कर सकते हैं? ये हम लोग इस टॉपिक के अंदर जानेंगे। तो न्यूज़ में ये है कि बहुत सारे जो मिठाइयों की दुकान वाले स्पेशली उन्होंने अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, ताकि फूड आइटम्स को वो लोग डिसइंफेक्ट कर सकें और उसके ऊपर जो भी वायरस कंपोनेंट्स हैं उनको किल कर सकें। यूज़ कैसे किया जा रहा है? तो यूवी रेडिएशंस है ना, वो नॉर्मली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए यूज़ की जा रही हैं, पर्टिकुलरली यूवीसी, ठीक है, जिसको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट जर्मिसाइडल इरेडिएशन। अब ये वर्ड आपका प्रीलिम्स में आ सकता है, ठीक है। यूवीसी, अच्छा, यूवी रेज जो होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं, यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी। यूवी ए और जो बी होती है ना, ये तो एटमॉस्फेयर, ए तो एटमॉस्फेयर से ऑलमोस्ट पूरी आ जाती है, बी का कुछ पार्ट आता है एटमॉस्फेयर से क्रॉस करता है, लेकिन जो सी होती है ना, यूवी सी, वो एटमॉस्फेयर से पेनिट्रेट करके अर्थ पे नहीं आ सकती, क्योंकि उसको ओजोन लेयर ब्लॉक कर देता है। तो यूवी सी होती है जो हार्मफुल होती है हमारे लिए, ठीक है। तो ये लोग उसी का यूज़ कर रहे होते हैं क्या करने के लिए, क्योंकि उसमें शॉर्ट वेवलेंथ होती है, ठीक है, और वो इनएक्टिवेट कर देती है सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। कैसे? उनके न्यूक्लिक एसिड को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे उनका जो डीएनए होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। अब उससे क्या होता है, कोई भी वाइटल सेलुलर फंक्शन नहीं कर पाता, ठीक है। रेप्लिकेशन यानी कि डुप्लीकेशन सेल्स की जो होती है वो बंद हो जाती है। तो यूजीवीआई इज़ यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन। इसके अलावा और भी तरह की एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं हम इस मेथड को, ठीक है, जैसे कि फूड, एयर, वाटर, किसी चीज़ का डिसइंफेक्शन करना हो। अच्छा, डीआरडीओ ने ना एक यूवी रेस का बूस्टर अभी लॉन्च किया था, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था सडनली। बाकी कंट्रीज़ भी करती हैं, पहले से करती हैं, डीआरडीओ ने किया था। उस बूस्टर को क्या करते हो ना, सपोज़ आपको कोई हॉस्पिटल वगैरह में कोई पेशेंट था, उस रूम के अंदर आप रखते हो, तो 15-20 मिनट के लिए उसको ऑन कर रखते हो, उसकी यूवी रेस जो होती है पूरे रूम के अंदर सारे डिसइंफेक्ट जो वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबको डिसइंफेक्टेंट कर देती है, किल कर देती है। लेकिन उस लाइट के प्रेजेंस में आप नहीं जा सकते, क्योंकि अगर आप उस लाइट के प्रेजेंस में गए तो आपको स्किन के जो भी बर्निंग इश्यूज होते हैं सारे के सारे हो जाएंगे। तो रूम को बंद करके किया जाता है। अगर वो स्पेशली बसेस वगैरह के अंदर भी उसका यूज़ किया जाता है। बस को पहले बाहर से कपड़े वगैरह से ढक देते हैं, फिर बस के अंदर उसको रख के फुल उसको ऑन कर देते हैं, कुछ देर के लिए वो चलता है और उससे पूरे का पूरा डिसइंफेक्शन हो जाता है। तो कुछ रिसर्च स्टडीज़ ने ये बताया कि जो यूवीसी रेडिएशन है ना, वो बहुत इफेक्टिव है कोरोना वायरस को किल करने में कुछ टाइप के सर्फेसिस के ऊपर। स्पेशली जो मेटल सर्फेसिस होते हैं ना, उसके ऊपर जो कोरोना वायरस है उसकी रिपोर्ट ये थी कि काफ़ी देर तक लास्ट करता है मेटल सर्फेस के ऊपर वो, ठीक है। अब यूवी रेडिएशन क्या होती है? यूवी रेडिएशन एक पोर्शन होता है मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। अच्छा, इसकी जो वेवलेंथ वगैरह होती है वो एक्सरे और विजिबल लाइट के बीच में पड़ती है। जो मोस्ट कॉमन टाइप की यूवी रेडिएशन होती है वो सनलाइट में होती है, जिसमें 3 टाइप की यूवी रेज निकलती है, ए, बी और सी। ए की जो होती है वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है, उसके बाद बी की आती है, फिर सी की आती है, सी की सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है। ए और बी जो होती है वो ट्रांसमिट हो जाती है एटमॉस्फेयर से, मैंने आपको बता दिया था। और यूवी सी जो होती है और कुछ पार्ट यूवी बी का, वो अर्थ के ओजोन लेयर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। ओजोन लेयर की अगर आप लोग एवरेज थिकनेस की बात करो, ध्यान रहे मैं बोल रहा हूँ एवरेज वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, एवरेज थिकनेस उसकी 3 mm होती है। इट इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग कि बस इतना पतला सा लेयर है वो, लेकिन ये एवरेज है, ध्यान रहे, ठीक है, ओवरऑल नहीं, कुछ जगह पर काफ़ी मोटा भी होता है उसका। क्या कहते हैं, ओजोन लेयर का ना पूरा का पूरा टॉपिक अभी मंथली कंपाइलेशन में गया है, इनसाइट की में भी गया है रिसेंटली, और विजन की भी मैंने डिस्कस किया है रिसेंटली। तो जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको तो पता होगा, उन्होंने पढ़ लिया होगा। GS2 के अंदर ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज़ एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ ऑन इंडियाज़ इंटरेस्ट। ध्यान रहे, इंडिया के इंटरेस्ट के ऊपर इस चीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है। किसी दूसरी कंट्री के अंदर कोई पॉलिसी बन रही है और उसका इंडिया के ऊपर, इंडिया के इंटरेस्ट में कोई उसका कंसर्न है या नहीं है, या फिर इंडियन डायस्पोरा जो उस कंट्री में रह रहा है उसके ऊपर इस टाइप के एक्ट का क्या इम्पैक्ट होगा उसके कारण। तो डेमोक्रेट्स ने एक पुलिस का रिफॉर्मेशन बिल लेके आए यूएस के अंदर, जो आपको पता है स्पेशली प्रोटेस्ट चल रहे हैं ब्लैक लाइव्स मैटर करके। तो वहाँ के जो कांग्रेस है, यहाँ के इंडिया में उसको पार्लियामेंट बोलते हैं, वहाँ के पार्लियामेंट को कांग्रेस बोला जाता है। उन्होंने एक बिल अनवील किया है, ठीक है, जस्टिस इन पुलिसिंग एक्ट करके, जिसमें जो भी पुलिस की प्रैक्टिसेस थे ना, तो उन सबको थोड़ा सा उन पर रेस्ट्रिक्शन लगाया, थोड़ा उसमें अमेंडमेंट किया है, रिफॉर्मेशंस किए हैं, कुछ चीज़ें ऐड की हैं, कुछ चीज़ें रिड्यूस की हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि वहाँ पर डेली जो है प्रोटेस्ट हुए जा रहा है, और उनकी डिमांड यही है कि जो पुलिस का जो स्ट्रिक्टनेस है ना उसको थोड़ा कम किया जाए, ये वहाँ पर डिमांड है। तो legislation would make sweeping charges designed both to deter police यूज़ ऑफ फोर्स एंड होल्ड ऑफिसर्स मोर अकाउंटेबल फॉर अब्यूजेस। अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी भी टाइप का मिसयूज़ करता है अपनी पावर का, या फिर किसी भी सिटीज़न को अब्यूज़ करता है, तो उसको बहुत ही उसको अकाउंटेबल ठहराएंगे,
ठीक है, उसके खिलाफ चार्जेस करेंगे। और इस लॉ के अंदर दे वांट टू डेटर द पुलिस, यानी कि पुलिस को थोड़ा सा रोकथाम देना चाहते हैं कि अपनी फोर्स का यूज़ ना करें वो, ठीक है, एक्सेस पावर का यूज़ ना करें। ये जो लेजिस्लेशन है इसको सपोर्ट चाहिए अब रिपब्लिकन्स की, क्योंकि ये बिल जैसे इंडिया, यहाँ पे इंडिया में भी होता है ना, लोकसभा फिर राज्यसभा, इस तरह से उनका भी एक अपना प्रोसीजर, तो उनकी वहाँ पर है कि उनको सपोर्ट चाहिए रिपब्लिकन्स का। बैकग्राउंड की बात करते हैं तो ये क्यों हो रहा है। 2 वीक से वहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि एक ब्लैक अमेरिकन थे, उनका नाम था जॉर्ज फ्लॉयड। उनकी वहाँ के मिनेपोलिस के पुलिस ऑफिसर ने उनकी गर्दन के ऊपर घुटने से उनको दबा करके करीब 9 मिनट्स तक उन्होंने देखा था। बहुत ही ड्रेडफुल वीडियो थी वो, देखने लायक, बहुत डिस्टर्बिंग था। एंड ही डाइड, दैट पर्सन डाइड। इसी कारण वहाँ पर एक रेसिज्म के खिलाफ, अगेंस्ट रेसिज्म, एक प्रोटेस्ट जारी हो गया है। इस इंसिडेंट ने नेशन वाइड बहुत सारा अप्रोच स्टार्ट कर दिया है। नॉट जस्ट नेशन वाइड, एक्चुअली पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट देखे गए थे। पार्ट्स ऑफ इंडिया वर ऑल्सो इन्फेक्टेड, इंडिया में भी कुछ जगह पर छोटे छोटे प्रोटेस्ट देखने को मिले थे। लॉकडाउन था इसलिए लोग सड़कों पर नहीं आए थे, लेकिन इंडिया में कुछ लोगों ने ऑनलाइन बहुत देर तक प्रोटेस्ट किया था। अब बिल के अंदर इन्होंने क्या किया जनरली, देखो हमको इनके बिल के अंदर का जाने का इतना इंपॉर्टेंट कभी नहीं आएगा। उनके बिल के अंदर क्या हुआ ये हमसे यूपीएससी नहीं पूछेगा, यूपीएससी हमसे पूछेगा कि उनके इस तरह के बिल के आने के बाद इंडियन डायस्पोरा का वहाँ पर क्या चेंजेस आएगा, इंडियन डायस्पोरा कितना सिक्योर फील करेगा या फिर कितना वल्नरेबल और ज़्यादा हो सकता है। ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि यहाँ पर मैंशन नहीं है, बट स्टिल एक बार मैं आपको हाईलाइट्स ही दे देता हूँ कि इन्होंने क्या कुछ करने की कोशिश की है। ठीक है, रिफॉर्म किया है क्वालिफाइड इम्यूनिटी फॉर ऑफिसर्स, ऑफिसर को क्वालिफाइड इम्यूनिटी मिलती थी, उसको उन्होंने थोड़ा सा रिफॉर्म कर दिया है, ताकि जो सिटीजन्स है वहाँ पर उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। अगर उनके राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो उनको सारी रिकवरी करना, ठीक है, उनको अगर कंप्लेन करनी है वो थोड़ी आसान हो जाए। तो उनकी क्वालिफाइड इम्यूनिटी होती थी ऑफिसर की, आप इनके ऊपर ये चार्ज नहीं लगा सकते, ये ऑफिसर है, फेडरल ऑफिसर है, उसको थोड़ा सा उन्होंने रिफॉर्म कर दिया है। Change the federal standard of criminal police behavior from willful to acting knowingly or with reckless disregard to address the difficulty of prosecuting officers. ऑफिसर्स को प्रोसिक्यूट करना यानी कि अपराधी ठहराना थोड़ा मुश्किल हुआ करता था, ठीक है, क्योंकि उनके पास एक बिहेवियर होता था विलफुल वाला, जिसके अंदर वो एक्ट करते थे। लेकिन अब उसको बोल दिया कि भैया नॉइंगली उन्होंने ये किया था, रेकलेस रिगार्ड। तो बेसिकली बहुत टेक्निकल टर्म है, उनके यहाँ पर हमको कोई मतलब नहीं यूपीएससी के लिए, हम लोग वो चीज़ पढ़ेंगे नहीं जो हमको हमारे से पूछी ही नहीं जाएगी। ठीक है, एक फेडरल रजिस्ट्री उन्होंने स्टार्ट की है पुलिस का मिसकंडक्ट को नोट डाउन करने के लिए। ठीक है, चौक होल्ड्स और कार्टेड होल्ड, ये 2 तरह की टेक्निक्स होती हैं किसी भी सस्पेक्ट को होल्ड करने के लिए, यानी कोई भागता है ना तो उसको होल्ड कर रखते हैं, ये इनकी ट्रेनिंग का पार्ट होता है, ये एक फिजिकल टेक्निक होती है, इनके ऊपर उन्होंने बैन लगा दिया है। ठीक है, और नो नॉक के वारंट्स का बैन, कुछ चेंजेस किए हैं। जस्टिस डिपार्टमेंट को एक पावर दे दी है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर। स्टेट अटॉर्नी के और जनरल के पास कुछ ग्रांट है कुछ पैटर्न प्रैक्टिसेस के लिए। ठीक है, मिलिट्री लेवल के जो वेपन्स आया करते थे स्टेट और लोकल पुलिस के पास, उनके ऊपर थोड़ी सी रोकथाम लगा दी है। लिंचिंग को उन्होंने क्लासीफाई किया एक फेडरल हेट का क्राइम। हमारे लिए ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होंगी, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट में और यूएस की गवर्नमेंट के अंदर डिफरेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, इंडिया के प्रेसिडेंट के अंदर, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के अंदर, पार्लियामेंट गवर्नमेंट में और उनकी गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस होते हैं, ये हमारे लिए बहुत मैटर करेगा। इंडियन सिटीजन्स वहाँ पे रह रहे हैं, क्योंकि इंडियंस को भी ब्लैक कंसिडर किया जाता है ना एक तरीके से, हम लोगों को वाइट कंसिडर नहीं किया जाता। तो इस रेसिज्म वाले जो प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं वहाँ पर, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वहाँ के इंडियन डायस्पोरा पे, इंडियन गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेगी, कितना वेलकमिंग होगा इनका ये वाला जो एक्ट है, हमको वो जानने की ज़रूरत है। आगे देखते हैं इसी न्यूज़ के अंदर, रेसिज्म इन यूएसए। सिविल वॉर जो स्लेवरी के ऊपर हुआ था और सिविल राइट्स मूवमेंट के बाद भी जो डिग्निटी और इक्वेलिटी है ना, और सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन है, ब्लैक लोगों के प्रति जो वायलेंस है वो अभी भी परसिस्ट कर रहा है, अभी भी कॉन्टीन्यूसली हो रहा है, और जो रेसिज्म है वो बिना रुकावट के कंटिन्यू होती जा रही है। ठीक है, रेसिज्म क्या होता है ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है। देखो, एक सिस्टमेटिक आइडियोलॉजी है, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ बिलीव्स है, यानी कि हमारा किस बात पे हम भरोसा करते हैं, किस पैटर्न के ऊपर हम लोग चलते आ रहे हैं। एक प्री अज्यूम बेसिस होता है, स्पेशली बायोलॉजी से रिलेटेड होता है। कलर के ऊपर हो गया, जैसे कि कलर बहुत बड़ी चीज़ होती है रेसिज्म के अंदर। ठीक है, इसमें ह्यूमैनिटी को हम लोग हायर क्लास में और लोअर क्लास के अंदर डिवाइड कर देते हैं। इंडियंस के अंदर भी होता है ना, दलित्स भी होते हैं, उनको हम लोग उनके कलर के बेस के ऊपर जज कर लेते हैं कि अच्छा ये इंसान तो थोड़ा सांवले रंग का है, ठीक है, पतला कमज़ोर है, तो ये गरीब ही होगा और ये दलित ही होगा। ये एक हम लोगों ने बिलीफ सिस्टम बना रखा है जिसको हमें ब्रेक करने की ज़रूरत है। छुआछूत वाली चीज़ होती है, ऐसे लोगों को हम लोग टच करना नहीं करते। अनटचेबिलिटी का एक एक्ट भी आया था हमारे यहाँ पे, ठीक है, और ये फंडामेंटल राइट वगैरह के अंदर बहुत जगह पर मेंशन है, आपको पता होना चाहिए, पॉलिटी पढ़ रहे होगे तो आपको पता होगा ये सारी बातें। रेसिज्म करने के कारण होता क्या है, ठीक है, इट नॉट ओनली सस्टेन्स अ परमानेंट ग्रुप हायरार्की बट डीपली स्टिग्मेटाइजेस दोज डेजिग्नेटेड एज इन्फीरियर। इन्फीरियर मतलब जो लोग अपने आप को थोड़ा छोटा समझते हैं, कम समझते हैं ना, उन लोगों को ना एक स्टिग्मा हो जाता है। स्टिग्मा मतलब एक बिलीफ हो जाता है कि हमारे के लिए तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है।
ठीक है। ये चीज़ ऐसा वो कहना चाह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ हायर ग्रुप्स के अंदर नहीं रहती कि वो लोग रेसिज्म कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं, लेकिन जो लोअर ग्रुप्स होते हैं जो एक्चुअली इन्फीरियर होते हैं उनके अंदर एक डर भी बैठना स्टार्ट हो जाता है इससे। दिस सेंस ऑफ हायरार्की प्रोवाइड्स अ मोटिव फॉर say whites to treat blacks in a way that would be viewed as a cruel or unjust if applied to members of their own group। कहने की बात सिंपल है कि जो वाइट अमेरिकन होते हैं वो उसको एक इंसल्ट समझते हैं कि इफ दे गिव इक्वल स्पेस टू द ब्लैक अमेरिकन। ये उनकी कंट्री का एक प्रोविज़न है। ऐसा नहीं, हमारी कंट्री बहुत सही है, हमारी कंट्री में भी चीज़ें हमको सुधार करने की ज़रूरत है। इसलिए आप लोगों को कि आप अच्छे ऑफिसर बनो, अच्छे कानून लेके आओ देश के लिए ताकि इन सब चीज़ों को ख़त्म किया जा सके। इट शुड देयर फॉर बी अवॉइडेड और केप्ट एट ए मिनिमम। आई थिंक ये वाला जो पूरा का पूरा पार्ट है ना, ये आपको ऐसे में ज़्यादा काम आएगा रादर देन किसी जीएस के क्वेश्चन में। रेसिज्म नेचुरलाइज करती है एक पर्सन के बिलीफ को, कैरेक्टर को और कल्चर को। जैसे कि बीइंग अनएजुकेटेड इज सीन एज नॉट ए सोशियो इकोनॉमिक डिप्रीवेशन बट ए साइन ऑफ इनहेरिटेड लो IQ। ये बात सच है, इंडिया में भी होता है। अगर आप थोड़े से भी अगर आप एजुकेटेड नहीं हो तो आपको कमज़ोर दिमाग का, कम बुद्धि वाला बुद्धू इंसान ज़्यादा समझा जाता है। ये है इंडिया के अंदर। ब्लैक्स जो होते हैं दे आर predatory and are also seen to have an innate streak of savagery which unless kept down by brute force from time to time might explode and destroy civilization। ब्लैक्स को हमेशा से ही एक गलत नज़र से देखा गया है, उनको खूंखार तरीके से देखा गया है कि ये पीपल दे बिलोंग टू अ लोअर क्लास एंड इफ दे आर गिवन सम पावर दे विल डिस्ट्रॉय द सिविलाइजेशन एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। नीड ऑफ द आवर क्या है? कुछ पीसफुल मूवमेंट्स ही इस इंस्टीट्यूशनलाइज रेसिज्म को ख़त्म कर सकती हैं, जिसमें बहुत ब्लैक और वाइट सबके सब मिल के पार्टिसिपेट करें। ठीक है, जैसे जो रिसेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं फ्लॉयड के मर्डर में, ये इस तरह की इविल को, इस तरह की जो गलत धारणा हम लोगों के बीच बैठी हुई है, इसको ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है GS4 का टॉपिक है, ये ध्यान रहे GS4। ठीक है, एथिक्स वाला जो पेपर होता है हमारा, उसमें कहना चाह रहा है कि कोरोना वायरस के लॉकडाउन में माइग्रेंट वर्कर्स शुड नॉट बी प्रोसिक्यूटेड सेज सुप्रीम कोर्ट। प्रोसिक्यूटेड का मतलब होता है आप किसी भी तरह से इनको दोषी करार नहीं सकते, कोई सज़ा नहीं दे सकते, कोई इनके ऊपर चार्ज नहीं लगाओगे आप। जी सुप्रीम कोर्ट ने बोला, स्पेशली उन्होंने जो प्रवासी मजदूर होते हैं हमारे माइग्रेंट वर्कर्स, उनके लिए बोला है। कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया माइग्रेंट वर्कर्स के लिए आफ्टर सुओ मोटू। सुओ मोटू क्या होता है? सुओ मोटू वो सिचुएशन होती है जब कोर्ट को ऐसा लगता है कि देखो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए मुझे कोई ऑर्डर पास करना चाहिए, इसके लिए कोई रिक्वेस्ट नहीं आई होती, कोई केस नहीं आया होता है, पार्लियामेंट ने डिमांड नहीं की होती है, तब सुप्रीम कोर्ट एक सुओ मोटू पास करता है। टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स एक्सोडस। कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है? कॉग्निजेंस का मतलब होता है कि ये जुडिशरी की विद इन में लिमिट्स के अंदर है, जुडिशरी के इसके ऊपर एक्ट कर सकता है, उसको कॉग्निजेंस बोलते हैं, कानून के विधीन है ये। एक्सोडस होता है मास मूवमेंट ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, मास माइग्रेशन उसको एक्सोडस बोलते हैं। तो जो प्रवासी मजदूर थे उनकी बहुत ही बड़ा एक्सोडस हुआ था, जो कि देखने को मिला था लॉकडाउन के टाइम पे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भैया हम अपनी सुओ मोटो पावर का यूज़ कर रहे हैं, आप इनके ऊपर किसी भी प्रकार का चार्ज मत लगाइए, इनको दोषी मत करार कीजिए। ये पहले बेचारे बहुत दुखी हैं, इनका घर परिवार छूट चुका है, पीछे यहाँ रह रहे थे, इनका काम छूट चुका है, इनके पास पैसा नहीं है, खाने को नहीं है, रहने को नहीं है, और आप राह चलते इनको पकड़ के जेल में डाल रहे हो, मार पिटाई कर रहे हो, बिल्कुल गलत है, ये बंद करो। पावर ऑफ हाई कोर्ट्स टू टेक अप सच मैटर्स। हाई कोर्ट की क्या पावर होती है ऐसे सिलसिले के अंदर? हाई कोर्ट्स जो कि संवैधानिक कोर्ट भी होते हैं, वर वेल विद इन देयर जुरिस्डिक्शन टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स एंड वी हैव नो डाउट दैट दोज प्रोसीडिंग्स शैल प्रोसीड। उन्होंने कहा कि भैया हम लोगों ने बिल्कुल उनके फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रखते हुए किया है, कुछ प्रोसीडिंग्स की जाएंगी और इनको कोई शक नहीं है कि ये आगे भी होंगी, प्रोसीडिंग करते रहेंगे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया आप किसी भी माइग्रेंट वर्कर को जो अपने घर जाने की कोशिश कर रहे हैं नेशनल लॉकडाउन के अंदर, आप उनको किसी भी तरह का चार्ज नहीं लगाओगे, दोषी नहीं करार करोगे। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को सारी की सारी कंप्लेंट्स अपनी विड्रॉ करनी होंगी। ठीक है, सेक्शन 51 जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का है उसके अंडर। ठीक है, और कोई भी ऑफेंस अगर आपने किसी माइग्रेंट लेबर के ऊपर लगा रखे हैं जिसने कि लॉकडाउन को वॉलेट किया था, उन सब के सबका वापस लोगे। क्यों किया था? कि उन्होंने मजबूरी में किया था ना, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। उन्होंने किसी चीज़ लॉकडाउन को डिस्टर्ब करने की इंटेंशन नहीं थी, उनको तो अपनी जान बचाने की इंटेंशन थी। तो ये थोड़ा लेट डिसीजन आया है लेकिन अच्छा डिसीजन आया है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि रेलवे को, स्टेट्स को 171 और श्रमिक स्पेशल ट्रेन, श्रमिक वर्ड का मतलब होता है वर्कर, वर्कर को हिंदी में श्रमिक बोलते हैं। ठीक है, अगले 24 घंटे के अंदर इन सभी को ट्रांसपोर्ट करो, माइग्रेंट वर्कर्स को सारे। ये सुप्रीम कोर्ट ना 2-3 बार ऐसी नोटिस दे चुका है लेकिन अभी भी थोड़ा काम धीरे हो रहा है।
इशू क्या है, सोसाइटी एज अ होल इज़ मूव्ड बाय द मिजरीज एंड डिफिकल्टीज बीइंग फेस्ड बाय माइग्रेंट वर्कर्स। बहुत अच्छी लाइन है, नोट डाउन कर लो। माइग्रेंट वर्कर्स के लिए जीएस में तो लिखनी ही पड़ेगी आपको, कहीं तो आएगा माइग्रेंट वर्कर्स का क्वेश्चन, लिख लो, अलग से लिख लो डायरी के अंदर। सोसाइटी एज अ होल इज़ मूव्ड बाय द मिजरीज, पूरा का पूरा जो समाज होता है वो कितनी परेशानियाँ और जो दरिद्रता होती है ना हमारे प्रवासी मजदूरों की, उसी के साथ चलता है। जितने दरिद्र और मजबूर हमारे मजदूर होंगे ना, प्रवासी मजदूर, उतनी ही दरिद्र हमारी समाज होगा। बहुत अच्छी लाइन है। दे हैड सेट आउट ऑन फुट फ्रॉम, बड़े शहरों से निकलकर वो अपने छोटे छोटे गाँव की तरफ जा रहे थे, भूखे थे, बेरोजगार थे, बीमारी भी हो रही थी उनको पैंडेमिक के दौरान कुछ को, ठीक है ना। लेकिन उनको जगह जगह पर पुलिस ने रोका, ठीक है, चेक पोस्ट के ऊपर रोका, उनको अपने गाँव के अंदर, स्टेट के अंदर, राज्यों के अंदर एंट्री करने से मना किया। जिसके पास वो सारे के सारे बेघर हो गए, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा कमज़ोर थे। कुछ और जगह हो गए, पहले तो थे ही, खाना नहीं था, पहले रहने को चल चल के आ रहे थे, ट्रैवल करके, गाड़ियाँ नहीं थी उनके पास, पीने को पानी नहीं मिल रहा था क्योंकि सब कुछ लॉकडाउन में था। फिर आपने उनको पुलिस का चार्ज लगा रहे, उनके गांव में एंटर नहीं करने दे रहे, स्टेट में एंटर नहीं करने दे रहे। बहुत ही बहुत दरिद्र सिचुएशन थी, ठीक है। एक माइग्रेंट वर्कर जो अपने घर चल के जाता है, ठीक है, ए माइग्रेंट वर्कर हु वॉकड होम वुड हैव फेस्ड 1 साल का उसको प्रिजन मिलने की बात कही गई थी और उसको फाइन लगाएंगे, ठीक है ना। और अगर वो गिल्टी मिलता है कि अपने जिसने कानून के अगर वो विरोध किया है उसने, तो उसको सेक्शन 51 जो था ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का, उसके विधि में उसको सज़ा मिलेगी। ये सारा का सारा लिखा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया भैया कोई सज़ा नहीं दोगे आप इनको। देखो, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है ना हमारा, ये 2005 में बना था। इसी के बाद हमारा एनडीएमए, एसडीएमए सब बन के आया था। ये आपको पता होना चाहिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसलिए मंथली कंपाइलेशन पढ़ते रहा करो। व्हाट नेक्स्ट, माइग्रेंट लेबर्स को फोर्सफुली जाना पड़ा, ठीक है, अपने नेटिव प्लेस जो कि उनका घर था, जब उनका एम्प्लॉयमेंट एंड सेसेशन ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट, उनका जो रोज़गार था वो बंद हो गया। पहले ही सफ़र कर रहे थे, फिर उनको पुलिस से डील करना पड़ा, ठीक है। अथॉरिटीज़ ने उनको इन ह्यूमन मैनर में तो डील किया ही नहीं था, मतलब बहुत ही इंसानियत के तौर पे तो उनसे डील किया ही नहीं जा रहा था। हालांकि मजदूर होते तो वही ना, ऊपर रेसिज्म वाला हमने टॉपिक पढ़ा, मैंने आपको बताया था, जहाँ पर कमज़ोर लोग दिखाई देते हैं ना, वहाँ पर हम अपनी सारी की सारी पावर को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, दिखाते हैं उनको हम। ये गलत है। सो वंस दे आर ब्रॉट बैक टू देयर होम्स, जब वो एक बार अपने घर पे आ गए हैं, तो हमारी ज़रूरत क्या है कि हम उनकी नीड्स को ध्यान में दें, ठीक है, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें, उनको खाना पहुँचाएँ, उनको राशन वगैरह पहुँचाएँ। काउंसलिंग सेंटर सेटअप करने चाहिए ताकि इन लोगों तक पहुँचे, इनके लिए स्कीम्स फ्रेम करनी चाहिए, इनको रिहेबिलिटेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए सेंटर को फ्रीली इनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है, हाथ बढ़ाना चाहिए इनकी मदद के लिए, ठीक है। जो अपने जगह पर एम्प्लॉयमेंट के लिए वापस लौटना चाहते हैं उनके लिए कुछ प्रोविजन सेटअप करनी चाहिए। ये सब करने की ज़रूरत है हम लोगों को। काफ़ी अच्छा टॉपिक है एथिक्स को लेकर GS4 को। GS4 के टॉपिक्स बहुत कम आते हैं न्यूज़ में। फैक्ट फॉर प्रीलिम्स आप लोगों को पता ही है, हम लोग मंथ के एंड में बनाएंगे वीडियो। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ, मैंने क्या सोच रहा हूँ ना, कि जैसे जनवरी का विजन और ये इनसाइट, दोनों के अंदर विजन में आता है शॉर्ट न्यूज़, इनसाइट में आता है फैक्ट फॉर प्रीलिम्स। क्यों ना मैं जैसे हर एक मंथ का एक, जैसे सपोज जनवरी से स्टार्ट करूँगा, विजन का शॉर्ट न्यूज़ उठाया और इनसाइट का फैक्ट फॉर प्रीलिम्स, दोनों के दोनों एक ही वीडियो के अंदर बना के दे दिया। कुछ टॉपिक रिपीट होंगे तो आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि कौन सी वैक्सीन के अंदर किस तरह के टॉपिक्स आते हैं, किस तरह के नहीं आते हैं। प्लस में आपको ज़्यादा टॉपिक कवर भी हो जाएंगे। मेरे दिमाग में ये आया, मैं इसको करना चाहूँगा। खैर, इसमें मैं पूछूंगा भी नहीं कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कमेंट करो ना करो, बट ये तो मैं करूँगा, मुझे अच्छा लगा ये आइडिया। ओके, बाय बाय।